पतली धुंध की चादर रात में उतर रही थी और साल के अंत की ठंड में घुल रही थी। एक छोटी सी गली के फुटपाथ पर मीरा अपनी बाहें कसकर लपेटे हुए थी, अपने नन्हे बेटे को जो गहरी नींद में सो रहा था अपने शरीर से बचाने की कोशिश कर रही थी। उसका पतला पुराना कोट उन सर्द हवाओं को रोकने के लिए काफी नहीं था जो उसकी त्वचा को काट रही थी। बनी, उसका 4 साल का बेटा, अपनी मां की गोद में धीरे से हिला। उसके छोटे सुंदर होंठ बुदबुदाए, मां। क्या कल हमारे पास घर होगा? बेटे का सपने में पूछा गया सवाल एक सुई की तरह मीरा के दिल में चुभ गया। उसने अपने आंसू अंदर ही निगल लिए और अपने बेटे के पसीने से भीगे माथे पर धीरे से चूमा। घर, कितना महंगा शब्द था उस दिन से जब उसके एक रिश्तेदार के लेनदार आकर हंगामा करने लगे और मकान मालिक ने उन्हें बेरहमी से निकाल दिया। मां बेटे के पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसे वे घर कह सकें। ये तीसरी रात थी जब वे इस फुटपाथ के कोने में सो रहे थे। हाँ मेरे बच्चे, कल हमारे पास एक घर होगा। सो जाओ मेरे बेटे। उसने अपने बेटे को और शांतिपूर्ण नींद में सुलाने के लिए एक मीठा झूठ फुसफुसाया, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि कल क्या होगा। उसने थकी हुई आंखें बंद कर लीं। इस हाड़ कंपा देने वाली ठंड में थोड़ी गर्मी खोजने की कोशिश की। अचानक सड़क की दूसरी ओर एक शानदार काली कार आकर रुकी। कार की हेडलाइट्स उन पर पड़ी, लेकिन सड़क के किनारे सो रही लोगों को परेशान न करने के लिए जल्दी से बंद हो गई। एक लंबा आदमी नीचे उतरा, जिसके हाथों में गर्म खाने के डिब्बे थे। उसने एक साधारण सफेद शर्ट और गहरे रंग की पैंट पहन रखी थी। उसका सुगठित चेहरा एक बेसबॉल कैप के नीचे छिपा हुआ था। वो आरव शर्मा थे। उनकी और उनके दोस्तों की आदत थी कि वे ऐसी देर रातों में बेघर लोगों को खाना बांटते थे। वो धीरे धीरे चल रहा था, सो रहे लोगों के बगल में एक एक करके खाने के डिब्बे रख रहा था। जब वो मीरा की कोने में पहुंचा तो वो रुक गया। एक पतली दुबली पतली औरत का अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए दृश्य ने उसके दिल को झकझोर दिया। वो धीरे से खाने का डब्बा नीचे रखने के लिए झुका। ठीक उसी समय मीरा चौंक कर जाग गई। उसने अपना सिर उठाया। उसके उलझे हुए बाल उसके आधे चेहरे को ढके हुए थे। धन्यवाद। जब उसने स्ट्रीट लाइट के नीचे उस आदमी का चेहरा साफ दिखा तो धन्यवाद उसके गले में ही अटक गया। समय जैसे थम गया। उसकी सांसें रुक गईं। ये तो आरव शर्मा थे, वो आदमी जिससे उसने अपनी पूरी जवानी में प्यार किया था और जिसे वो पिछले 5 सालों से भूलने की कोशिश कर रही थी। वो चेहरा, वे गहरी आंखें, भले ही वे कुछ और परिपक्व हो गई थीं, वो उन्हें कभी नहीं भूल सकती थी। आरव भी उतना ही स्तब्ध था। उसकी टोपी जमीन पर गिर गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस लड़की को उसने देसिस्पोर में खोजा था, जिसने उसे एक बेरहम संदेश भेजा था और बिना किसी निशान के गायब हो गई थी, वो अब एक फुटपाथ के कोने में दयनीय अवस्था में सिकड़ी हुई थी। मीरा, तुम हो? उसकी आवाज कांप रही थी। मीरा घबरा गई। उसने अनजाने में अपने बेटे को और करीब खींच लिया, जैसे कि उसे डर हो कि सामने वाला आदमी उसकी सबसे कीमती चीज छीन लेगा। उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं हुई। बनी शोर से जाग गया। उसने अपनी आंखें मली और अपनी मां के सामने खड़े अजनबी आदमी को हैरानी से देखा। गरम खाने का डिब्बा देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपनी मां की कमीज खींची, फिर आरव की ओर देखा। उसकी साफ आवाज धीमी थी, लेकिन दोनों बड़ों के दिलों को चीर कर रख देने के लिए काफी थी। अंकल, क्या आप एक अच्छे आदमी हैं? मां और मुझे बहुत भूख लगी है। बच्चे के मासूम शब्दों ने आरव के मन पर हथौड़े की तरह चोट की। उसने बच्चे को देखा, फिर मीरा को। इस बच्चे की आंखें, ये मुझसे इतना क्यों मिलता है? वो घुटनों के बल बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे गायब हुए 5 साल हो गए थे और ये बच्चा लगभग 4 साल का था। एक डरावना संयोग। तुम इतनी समय तक कैसे रहीं? तुम इस हाल में क्यों हो? इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, मीरा ने जवाब दिया। आवाज बर्फीली थी, लेकिन उसमें कांपन साफ सुनाई दे रही थी। उसने उठने की कोशिश की, अपने बेटे को गोद में लेकर जाने लगी।
लेकिन अब वो कहां जाती? इस पूरे शहर में मां बेटे के लिए कहां पनाह थी? आरव जल्दी से उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में दर्द और उलझन थी। मत जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ? ये बच्चा? मैंने कहा ना कि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप जाइए, हमें आपकी दया नहीं चाहिए। वो चिल्लाई, लेकिन ये कमजोर बेबस चीख थी। उसके थके हारे चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वो डर गई थी। उसे डर था कि वो सच पहचान लेगा। उसे डर था कि उसका बेटा उस जटिल दुनिया में खिंच जाएगा जिससे वो भागने की कोशिश कर रही थी। आरव चुपचाप खड़ा रहा। उसके हाथ में खाने का डिब्बा हजारों किलो भारी लग रहा था। उसने कभी सोचा था कि वो उससे नफरत करता है, लेकिन इस पल उसे इस हाल में देखकर उसके अंदर सिर्फ बेइंतहा दर्द बचा था। रात और घनी हो गई। दोनों के बीच की हवा घुटन भरी हो गई। आरव वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें मीरा और उसकी गोद में बच्चे पर टिकी थीं। वो कुछ करना चाहता था, उन्हें किसी गर्म जगह पर ले जाना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में तीव्र प्रतिरोध ने उसे रोक दिया। मैं तुम पर दया नहीं कर रहा हूं। मैं बस तुम्हें और एक बच्चे को इस मौसम में बाहर सड़क पर नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए एक अस्थायी जगह ढूंढ दूंगा। जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल रख सकती हूं। आपकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद, लेकिन हम पिछले साल से ही एक दूसरे के लिए कुछ नहीं है। मीरा के हर शब्द एक तेज चाकू की तरह थे, जो खुद को भी चोट पहुंचा रहे थे और आरव को भी दूर धकेल रहे थे। वो नहीं चाहती थी कि वो उसे इस दयनीय हालत में देखे। वो और भी नहीं चाहती थी कि उसे बनी के अस्तित्व के बारे में इस तरह पता चले। सड़क के उस पार एक चाय की दुकान के छज्जे के नीचे, जो लगभग बंद हो चुकी थी, एक जिज्ञासु नजर उन्हें देख रही थी। दुकान की मालकिन कमला मौसी गिलास पोंछते हुए बड़बड़ाई, वाह वाह, लगता है कोई अच्छा नाटक देखने को मिलेगा। शानदार कार, सुंदर आदमी, रात में खाना बांट रहा है। सोचा था कोई परी कथा है, पर ये तो पुराना प्यार है जो बिन बुलाए आ गया। वो बेचारी लड़की भी अपने बच्चे को लेकर कई दिनों से सड़क पर सो रही है। कमला मौसी की आवाज इतनी तेज थी कि आरव के कानों तक पहुंच गई। उसने मुड़कर देखा तो एक अधेड़ उम्र की महिला को व्यस्त होने का नाटक करते हुए पाया, लेकिन उसकी आंखें उन्हीं पर थीं। वो वापस मुड़ा। उसकी आवाज और भी विनती भरी हो गई। मीरा, जिद मत करो। अगर अपने लिए नहीं तो बच्चे के लिए ही सही। बच्चे का नाम क्या है? आपको जानने की जरूरत नहीं है। मीरा ने पीठ फेरी, अपने बेटे को गोद में लेकर एक अंधेरी गली की ओर तेजी से बढ़ी। लेकिन उसकी गोद में बनी ने अपना सिर घुमाया और साफ आवाज में कहा, मेरा नाम बनी है अंकल। क्या आपका खाना स्वादिष्ट है? मां ने मुझे अभी तक खाने नहीं दिया। आरव का दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। बनी, कितना प्यारा नाम है। उसने उसकी पतली पीठ को देखा और उसके मन में घटनाएं जुड़ने लगी। 5 साल पहले वो चली गई। ये बच्चा 4 साल का है। वो मन ही मन हिसाब लगाने लगा। एक भयानक सच उसके दिमाग में उभर रहा था, लेकिन वो निश्चित नहीं था। वो तेजी से उसके पीछे भागा। मीरा, रुको, मुझे साफ साफ बताओ बनी। मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा। कृपया मेरा पीछा करना बंद कर दें। आपकी और मेरी जिंदगी को फिर कभी एक दूसरे से नहीं टकराना चाहिए। वो लगभग भीख मांगते हुए जोर से बोली, फिर अपने बेटे को लेकर एक गहरी और अंधेरी गली में मुड़ गई और उसकी नजरों से ओझल हो गई। आरव सड़क के बीच में स्तब्ध खड़ा रह गया। बेबसी की भावना ने उसे घेर लिया। उसने उसे 5 साल तक खोजा था और जब वो मिली तो उसने उसे एक अजनबी, परेशान करने वाले की तरह भगा दिया। उसने नीचे झुककर अपनी बेसबॉल कैप उठाई और चुपचाप अपनी कार की ओर लौट गया। चैरिटी समूह के उसके दोस्तों ने उसे परेशान चेहरे के साथ लौटते देखा और पूछा, आरव भाई, क्या हुआ? क्या आप किसी परिचित से मिले? पूछने वाला रोहन कपूर था, आरव का चचेरा भाई। रोहन भी चैरिटी समूह में शामिल था, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य अपने भाई को खुश करना और एक अच्छी छवि बनाना था। आरव ने सिर हिलाया। वो समझाना नहीं चाहता था। कुछ नहीं। चलो आगे चलते हैं। कार चल पड़ी, लेकिन आरव का मन उसी छोटी गली में अटका रहा। वो बनी की आंखों और मीरा की आवाज में निराशा के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। उसने अपना फोन निकाला और अपने सहायक को फोन किया। रवि,
मीरा नाम की एक महिला और बनी नाम के लगभग 4 साल के बच्चे के बारे में पता लगाओ। वे एक्स रोड इलाके में है। मुझे पिछले 5 सालों में उसकी जिंदगी के बारे में सारी जानकारी दो, बहुत ही सावधानी से। एक और कोने में, एक नम गली में, मीरा एक ठंडी दीवार से पीठ टिकाकर हाँफ रही थी। उसकी गोद में बनी सो गया था। उसने अपने बेटे के मुलायम बालों को सहलाया। उसके आंसू फिर से बहने लगे। उससे दोबारा मिलकर उसका दिल बेचैन था। वो घाव जो निशान बन चुका था, फिर से खुरचकर खून बहने लगा था। भगवान इतना क्रूर क्यों है? उसने उसे उस समय क्यों प्रकट किया जब वो सबसे दयनीय हालत में थी? वो डर गई थी। अगर उसे पता चल गया कि बनी उसका बेटा है, तो क्या वो बच्चे को छीन लेगा? उसका परिवार, खासकर उसकी मां, जिसने उसे जाने के लिए मजबूर किया था, क्या वे मां बेटे को अकेला छोड़ देंगे? बनी, मां को माफ कर दो। मां किसी को भी तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं। उसने अपने बेटे से फुसफुसाया और खुद से भी वादा किया। उस रात वो सो नहीं सकी। आरव की छवि, उसकी दर्द भरी आंखें उसे परेशान करती रहीं। उसने जो खाने का डिब्बा दिया था, वो अभी भी उसके हाथों में था। उसकी गर्मी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, ठीक उनके पुराने प्यार की तरह। अगली सुबह जब पहली किरणें पत्तियों के बीच से झांकी, मीरा अपने बेटे को लेकर गली से निकल गई। उसने अपने पुराने किराए के घर वापस जाने का फैसला किया। भले ही उसे निकाल दिया गया था, फिर भी उसे उम्मीद थी कि वो मकान मालकिन से कुछ बची हुई चीजें, खासकर पुराना कंबल और बनी के कुछ कपड़े वापस लेने की गुहार लगा सकती है। किराए के घर की ओर जाने वाली गली अपरिचित लग रही थी। कुछ पड़ोसियों ने मां बेटे को दया भरी नजरों से देखा, कुछ ने कानाफूसी की और उंगलियां उठाई। मीरा का दिल बैठ गया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और तेजी से चली। अपने परिचित किराए के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर वो स्तब्ध रह गई। ताला एक नए ठंडे ताले से बदल दिया गया था। मां बेटे का छोटा मोटा सामान बाहर बरामदे में बिखरा पड़ा था, धूल और गंदगी से सना हुआ। बनी का पसंदीदा छोटा खिलौना ट्रक भी एक पहिया टूटा हुआ था। मां, हमारा घर बाहर क्यों है? मेरी गाड़ी? बनी रोने लगा। उसने बिखरे हुए सामान की ओर इशारा किया। मीरा ने दुखी होकर उसे शांत करने की कोशिश की। कोई बात नहीं बेटा, शायद मकान मालकिन ने हमारा सामान पहले ही बाहर निकाल दिया है ताकि हम जल्दी से नए घर में जा सकें। मां तुम्हारी गाड़ी ठीक कर देगी। उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसके हाथ जो एक एक चीज उठा रहे थे, कांप रहे थे। ठीक उसी समय पीछे से एक मजाकिया आवाज आई। नया घर? तुम किस पुल के नीचे जाने की योजना बना रही हो? मीरा, विक्रम सिंह, मीरा के दूर के चाचा का लीनदार, सामने आया। वो एक गैंगस्टर था जो भारी ब्याज पर पैसा उधार देता था। उसका चेहरा डरावना था। उसकी लालची आंखें मीरा को सिर से पांव तक घूर रही थीं। उसी ने दबाव डाला था जिससे मकान मालकिन ने मां बेटे को रहने नहीं दिया। मिस्टर विक्रम, वो कर्ज मीरा नहीं है। कृपया मां बेटे को परेशान करना बंद करें। तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम्हारा चाचा गायब हो गया है। सिर्फ तुम्हारा नाम और पता छोड़ गया है। तुम मुंबई में उसकी अकेली रिश्तेदार हो। तुम्हें नहीं ढूंढूंगा तो किसे ढूंढूंगा? या फिर तुम कर्ज चुकाने के लिए कोई और तरीका अपनाना चाहती हो? उसने कहा। उसकी आंखें अश्लील हो गईं। मीरा ने अपने बेटे को कसकर पकड़ लिया। डर और गुस्से से उसका चेहरा पीला पड़ गया। हद में रहो। हद? मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं है। अगर तुमने इस हफ्ते तक पूरी रकम ब्याज समेत नहीं चुकाई तो सिर्फ ये कमरा ही नहीं, तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जान भी मुझसे सुरक्षित नहीं रहेगी, याद रखना। उसने अकड़कर जमीन पर थूका और चला गया। मीरा वहीं खड़ी रह गई। अपमान और बेबसी की भावना चरम पर पहुंच गई। बनी ने अपनी मां को रोते देखा और उसकी गर्दन पर अपनी बाहें डाल दी। मां, रो मत, मुझे खिलौना ट्रक नहीं चाहिए। मां, उस अंकल से मत डरो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अपनी बेटे के मासूम शब्दों ने मीरा के आंसू और भी तेज कर दिए। उसने अपने बेटे को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। दूर एक साधारण सी कार में आरव ने सब कुछ देखा था। पिछली रात जाने के बाद वो चिंतित था।
उसने माँ बेटे की रक्षा के लिए पास में किसी को तैनात किया था और साथ ही ये भी पता लगाने के लिए कि क्या हुआ था। जब उसे विक्रम के आने की खबर मिली तो वो तुरंत आ गया, लेकिन उसने मीरा को और शर्मिंदा ना करने के लिए दूर से देखने का फैसला किया। बनी को अपनी माँ की पुरानी कमीजें उठाते और धूल झाड़ते देखकर उसका दिल ऐसा लगा जैसे कोई चाकू से काट रहा हो। उसने आज तक खुद को इतना बेकार महसूस नहीं किया था। जिस लड़की से वो प्यार करता था और जो बच्चा हूबहू उसकी तरह दिखता था, वे अपमान और दुख सह रहे थे और वो सिर्फ देख सकता था। तुम्हें ये सब अकेले क्यों सहना पड़ रहा है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने खुद से पूछा, स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए। वो उसके गर्व को समझता था, लेकिन वो ये स्वीकार नहीं कर सकता था कि वो सब कुछ अकेले ढो रही है। उसने देखा कि मीरा ने अपने आंसू पोंछे और अपने बेटे से मुस्कुराकर कहा, हाँ मेरा बनी बहुत बहादुर है, हम नहीं रोएंगे। हम सिर्फ उम्मीद से थोड़ा पहले घर बदल रहे हैं। चलो, माँ तुम्हें नाश्ता कराती है, फिर हम नया घर ढूंढेंगे। उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और अपने टूटे फूटे सामान के ढेर के पास से गुजर गई। उसकी छोटी सी पीठ सीधी और दृढ़ थी। आरव ने कार का दरवाजा खोला। नीचे उतरने ही वाला था कि रुक गया। वो जानता था कि अगर वो अभी सामने आया तो वो फिर से मना कर देगी। उसे उनके साथ रहने और उनकी रक्षा करने के लिए एक और तर्कसंगत कारण की जरूरत थी। उसने फोन उठाया और अपने सहायक को फोन किया। विक्रम सिंह नाम के उस आदमी के बारे में पता लगाओ। मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। और पास में एक छोटा साफ घर ढूंढो। कहो कि ये एक चैरिटी फंड का घर है जो अकेली माताओं को सस्ते किराए पर देता है। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि इसका मुझसे कोई लेना देना है। उसने फोन काट दिया। उसकी आंखें अभी भी दूर जाते मां बेटे की परछाई पर थीं। वो जानता था कि उसके करीब वापस आने का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन इस बार वो उसे अपनी जिंदगी से फिर से गायब नहीं होने देगा। आरव शर्मा का ऑफिस शर्मा ग्रुप की इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर था, जहां से पूरे शहर का नजारा दिखता था। लेकिन आज उसका मन नीचे की हलचल को देखने का नहीं था। वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने चुपचाप बैठा था, उस रिपोर्ट को पढ़ रहा था जो उसके सहायक ने अभी भेजी थी। हर पंक्ति उसकी यादों में एक कट की तरह थी। 5 साल पहले मीरा अचानक शहर छोड़कर चली गई थी। उसने सारे संपर्क तोड़ दिए थे, उसका फोन नंबर बंद हो गया था और उसके सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट हो गए थे। लोगों ने कहा कि वो एक अमीर आदमी के साथ विदेश चली गई है। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि जाने से पहले उसके गांव में उसके परिवार पर एक बड़ी मुसीबत आई थी, जिसके लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी। सब कुछ उसके भेजे गए आखिरी संदेश से मेल खाता था। आरव, मुझे माफ कर दो। मुझे कोई बेहतर मिल गया है, कोई जो मुझे वो जिंदगी दे सकता है जो मैं चाहती हूं। मुझे ढूंढना मत। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो संदेश उसे शब्दशः याद था। इसने उसे 5 साल तक तड़पाया था। उसने विश्वास किया था, नफरत की थी, भूलने की कोशिश की थी। लेकिन कल उसे फिर से देखकर दयनीय, दुखी, अपने बच्चे को गोद में लेकर फुटपाथ पर सोता हुआ, वो जानता था कि सब कुछ उतना सरल नहीं था। एक औरत जिसने अमीर जिंदगी चुनी, वो अब इस हाल में क्यों है? और वो बच्चा, बनी, उसका अस्तित्व सबसे बड़ा सवाल था। तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या था? उसने फुसफुसाया। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी मां सुनीता शर्मा अंदर आई। वो अभी भी एक अमीर महिला की शानदार, सुरुचिपूर्ण सुंदरता बनाए हुए थीं। उन्होंने एक उत्तम डिजाइनर सिल्क साड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने अपने बेटे की मेज पर एक कप जिनसिंग चाय रखी। फिर से काम में इतना डूब गए कि समय का भी ध्यान नहीं रहा? तुम इन दिनों बहुत पीले लग रहे हो। कंपनी में काम का दबाव बहुत है। लेकिन तुम्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं ठीक हूं, धन्यवाद मां, आरव ने जवाब दिया, अपनी आंखों में थकान छिपाने की कोशिश करते हुए। श्रीमती लोन सामने की कुर्सी पर बैठ गईं। उनकी तेज नजरें सीधे उनके बेटे पर थीं। मैंने सुना है कि तुम इन दिनों रात में चैरिटी का काम करने जाते हो। ये अच्छा है, मैं मना नहीं करती, लेकिन मैंने कुछ बुरी खबरें भी सुनी हैं कि तुम उस मीरा से फिर मिले हो। आरव चुप रहा। उसने इनकार नहीं किया।
वो जानता था कि उसकी मां की आंखें और कान हर जगह हैं। आरव, मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहती हूं, उसने तुम्हें एक बार पैसे के लिए छोड़ा था। उस जैसी औरत तुम्हारे ध्यान के लायक नहीं है। ऐसी औरत को हमारे परिवार की इज्जत और तुम्हारे भविष्य को प्रभावित मत करने दो। तुम्हारी जल्द ही रिया के साथ एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। मां, मेरा और रिया का मामला सिर्फ एक बिजनेस पार्टनरशिप है, इसे जोड़ना बंद करो। और मीरा के मामले में मैं खुद पता लगाऊंगा। वो वैसी नहीं है जैसा आप सोचती हैं। जैसा मैं सोचती हूं वैसी नहीं है, तो तुम उसे कैसा समझते हो? एक गरीब लड़की जो अचानक गायब हो जाती है, 5 साल बाद एक अज्ञात पिता के बच्चे के साथ वापस आती है, सड़क पर जी रही है। होश में आओ आरव, वो तुम्हारी हमदर्दी का इस्तेमाल करके तुम्हारे पास वापस आने की कोशिश कर रही है, इस शर्मा परिवार की दौलत से चिपकने के लिए। श्रीमती लॉन की आवाज तेज हो गई। उनके हर शब्द में पूर्वाग्रह और तिरस्कार भरा था। आरव खड़ा हो गया। पहली बार उसने अपनी मां का इतनी दृढ़ता से विरोध किया। मैं आपको उसके बारे में इस तरह बात करने की इजाजत नहीं दूंगा। उस साल जो भी हुआ हो, वो महिला थी जिसे मैंने कभी प्यार किया था, और वो बच्चा, वो निर्दोष है। उन्हें अपमानित मत करो। श्रीमती लोन अपने बेटे के रवैये से स्तब्ध थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों के बाद भी मीरा का नाम इतना बड़ा प्रभाव डालेगा। वो खड़ी हुई, उनकी आवाज ठंडी हो गई। ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं तुम्हें उस तरह के लोगों के साथ घुलने मिलने से मना करती हूं। अगर तुम नहीं सुनोगे तो मुझे दोष मत देना। मैं किसी को भी वो सब बर्बाद नहीं करने दूंगी जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई, एक तनावपूर्ण माहौल छोड़ गई। आरव कुर्सी पर गिर गया, अपने बालों में हाथ फेरने लगा। वो जानता था कि उसकी मां जो कहती है वो करती है। सालों पहले उन्होंने आरव और मीरा के रिश्ते का कड़ा विरोध किया था। वो नहीं जानता था कि उसके गायब होने का उसकी मां से कोई लेना देना है या नहीं। एक अस्पष्ट डर उसके दिल में रेंग गया। उसे डर था कि जब सच सामने आएगा तो ये उस धोखे से भी ज्यादा दर्दनाक होगा जिसके बारे में वो पिछले 5 सालों से सोच रहा था। उसी समय एक साधारण से भोजनालय में मीरा काम मांग रही थी। वो बर्तन धोने से लेकर सब्जियां काटने तक कुछ भी करने को तैयार थी। बस इतनी उम्मीद थी कि वो मां बेटे के लिए एक कमरा किराए पर लेने के लिए थोड़ी सी रकम कमा सके। बनी एक कोने में चुपचाप बैठा पेड़ की कुछ पत्तियों से खेल रहा था। उसने कोई मांग नहीं की, कोई हंगामा नहीं किया। वो कभी कभी अपनी मां को देखकर मुस्कुरा देता था। मां, बनी आपसे प्यार करता है। अपने बेटे के शब्दों ने मीरा की सारी थकान दूर कर दी। वो अपने बेटे को देखकर मुस्कुराई, एक उज्जवल मुस्कान जिसमें आंसू भरे थे। अपनी बेटे के लिए वो सब कुछ सह सकती थी। वो नहीं जानती थी कि मां बेटे की हर हरकत पर आरव का एक आदमी दूर से चुपचाप नजर रख रहा था और उनकी रक्षा कर रहा था। उसकी जिंदगी जो अतीत से पूरी तरह कट चुकी थी, अब एक अदृश्य धागे से खींची जा रही थी और करीब आ रही थी। शाम को परिचित चैरिटी फूड पॉइंट पर आरव सामान्य से जल्दी पहुंच गया। उसका मन शानदार ऑफिस में बैठने का नहीं था। ये जानते हुए कि शहर में कहीं मीरा और उसका बेटा गुजारे के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसे उम्मीद थी कि वो उससे फिर मिलेगा। भले ही वो जानती थी कि वो उसे फिर से भगा देगी। वो लोगों के साथ गर्म खाने के डिब्बे व्यवस्थित कर रहा था जब एक परिचित छोटी सी आकृति दौड़कर आई। ये बनी था। उसने कल वाले पुराने कपड़े पहने थे। उसका चेहरा गंदा था, लेकिन उसकी आंखें साफ और तेज थीं। अंकल, आप फिर से खाना बांट रही हैं? आरव चौंक गया और फिर मुस्कुराया। वो बच्चे के बराबर बैठने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज गर्म थी। नमस्ते बनी। तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ वहां उस रेस्टोरेंट में काम कर रही हैं। माँ ने मुझे यहाँ चुपचाप बैठकर उनका इंतजार करने को कहा है। अंकल, क्या मैं चम्मच रखने में आपकी मदद कर सकता हूं? मैं घर पर भी माँ की मदद करता हूं। ये कहकर वो छोटे छोटे कदम उठाकर प्लास्टिक के चम्मच लेने लगा और बड़ों की नकल करते हुए उन्हें हर खाने के डिब्बे में करीने से रखने लगा। बनी के मासूम और तेज काम ने आरव का दिल पिघला दिया।
उसने बच्चे को देखा। जितना ज्यादा देखता, उतना ही उसे उनके बीच की समानता को नकारना मुश्किल लगता। आंखों से, नाक की बनावट से और ध्यान केंद्रित करते समय होंठ सिकोड़ने की आदत तक। ठीक उसी समय मीरा हाँफती हुई दौड़ी आई। उसने अभी अभी काम खत्म किया था। अपने बेटे को ना पाकर घबरा गई और उसे ढूंढने लगी। अपने बेटे को आरव के पास देखकर उसने राहत की सांस ली और चिंतित भी महसूस किया। बनी, तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो? मां ने तुमसे क्या कहा था? मैं इधर उधर नहीं घूम रहा था, मैं सुंदर अंकल को खाना बांटने में मदद कर रहा था। अंकल मेरे सपनों के पापा की तरह खाना बांटते हैं मां। बनी के मासूम शब्दों ने बिजली के झटके की तरह काम किया। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से अपने बेटे का हाथ खींचा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? माफ करना, वो अभी छोटा है और बकवास करता है, मैं उसे घर ले जा रही हूं। वो घबरा गई। आरव की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन उसने उसकी आंखों में घबराहट और डर देख लिया था। मेरे सपनों का पापा, वे शब्द उसके मन में गहरे उतर गए। वो खड़ा हुआ और सीधे उसकी ओर देखा। मीरा, हमें बात करने की जरूरत है। ठीक जब माहौल तनावपूर्ण था, एक और शानदार कार आकर रुकी। रिया मल्होत्रा नीचे उतरी। उसने एक ब्रांडेड फिटेड ऑफिस ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके परफेक्ट फिगर को दिखा रही थी। उसके बाल लहराते हुए कर्ल में थे। उसका मेकअप किया हुआ चेहरा आत्मविश्वास और गर्व बिखेर रहा था। वो बिजनेस पार्टनर थी और वो महिला भी जिसे आरव का परिवार अपनी बहू के रूप में देख रहा था। आरव, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, तो तुम यहां हो। ओ, हमारे ग्रुप की चैरिटी गतिविधियों पर एक लेख लिखने के लिए कुछ अखबारों के रिपोर्टर भी मेरे साथ आए हैं, रिया ने कहा। उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन उसकी आंखें जल्दी से मीरा की ओर गईं। एक छिपे हुए मूल्यांकन और जांच के साथ उसने जानबूझकर आरव के करीब जाकर उसके हाथ पर हल्के से हाथ रखा, जैसे कि अपना अधिकार जता रही हो। नमस्ते, मैं रिया मल्होत्रा हूं, कम्युनिकेशन की वाइस प्रेसिडेंट और आरव की होने वाली मंगेतर। क्या आप चैरिटी का खाना लेने आई हैं? सवाल व्यंग्य से भरा था। मीरा ने अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके सीने में तेज दर्द हुआ। वो समझ गई, उसे कोई नया मिल गया था। एक सुंदर, अमीर महिला जो उसके लिए पूरी तरह से उपयुक्त थी। वो यहां खड़ी थी, इस हालत में, उसके परफेक्ट जीवन के बगल में एक धब्बे की तरह। नमस्ते, मैं खाना लेने नहीं आई हूं। मैं अपने बेटे को लेने आई हूं, हम जा रहे हैं, उसने ठंड से जवाब दिया और बनी को लेकर मुड़ गई। बनी हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने मुड़कर आरव को हाथ हिलाया। अलविदा सुंदर अंकल। आरव ने रिया का हाथ हटाया। उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसे रिया का मीरा से बात करने का तरीका पसंद नहीं आया। वो मां बेटे के पीछे जाने वाला था, लेकिन रिया ने उसे रोक लिया। तुम्हें क्या हुआ है? मैं सिर्फ नमस्ते कह रही थी। और वो कौन है जिसने तुम्हारा रवैया बदल दिया? ये मत कहना कि वो अफवाहों वाली पुरानी प्रेमिका है। रिया, तुम्हें अपनी हदें पता होनी चाहिए, उसने ठंड से कहा और दूसरे स्वयंसेवकों की ओर चला गया। रिया को गुस्से वाले चेहरे के साथ अकेला छोड़ गया। उसने मीरा और बच्ची की दूर जाती परछाई को देखा। उसकी आंखों में ईर्ष्या और साजिश की चमक थी। मीरा अपने बेटे को तेजी से ले गई। वो वहां एक सेकंड भी और नहीं रुकना चाहती थी। आरव की दुनिया से उसे 5 साल पहले धकेल दिया गया था। 5 साल बाद वापस आकर भी वो उतनी ही शानदार और ठंडी थी। वो उस जगह की नहीं थी। मां बेटा उस जगह के नहीं थे। उसने खुद से कहा कि उसे उससे फिर से दूर जाना होगा, अपने बेटे की शांति के लिए। उस रात मीरा अपने बेटे को फिर से फुटपाथ पर ले आई, लेकिन इस बार वो सो नहीं सकी। रिया मल्होत्रा से मुलाकात, होने वाली मंगेतर के परिचय ने उसे परेशान कर दिया। वो जानती थी कि उसे ईर्ष्या करने या दुखी होने का कोई अधिकार नहीं है। उसे सिर्फ अपनी बेटी के लिए दुख हुआ। अचानक एक परिचित कार रुकी। आरव नीचे उतरा। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप एक मोटा कंबल और 2 गर्म दूध के डिब्बे मां बेटे के बगल में रख दिए। आज रात हवा चल रही है, बनी को उड़ा दो। मीरा मना करने वाली थी, लेकिन अपने बेटे को ठंड से कांपते देखकर वो मना नहीं कर सकी।
उसने कंबल लिया और ध्यान से अपने बेटे को उड़ा दिया। धन्यवाद। धन्यवाद मत कहो और यहां मत सो। मैंने एक छोटा साफ घर ढूंढा है। ये एक चैरिटी फंड का है जो अकेली माताओं को बहुत सस्ते किराए पर देता है। तुम वहां अस्थायी रूप से रह सकती हो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम किराए के बदले काम कर सकती हो। वहां का मकान मालिक भी सफाई और खाना पकाने के लिए किसी को ढूंढ रहा है। क्या तुम सहमत हो? आरव ने कहा, एक सबसे तर्कसंगत कारण बनाने की कोशिश करते हुए ताकि वो मना न कर सके। वो जानता था कि मीरा के स्वाभिमान के साथ वो कभी भी मुफ्त में मदद स्वीकार नहीं करेगी। मीरा झिझकी। अपने बेटे के लिए एक स्थिर जगह पाना इस समय उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी, लेकिन उसे डर था कि वो फिर से उसका एहसानमंद हो जाएगी। उसे चुप देखकर आरव ने कहा, उसकी आवाज भारी हो गई, मैं तुम्हें भीख नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ एक बच्चे को सड़क पर सोते हुए नहीं देखना चाहता। समझो कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं। इन शब्दों ने मीरा के दिल के सबसे नरम हिस्से को छू लिया। वो अपने बेटे को और दुख नहीं दे सकती थी। उसने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन अपना चेहरा घुमा लिया ताकि वो उसके गालों पर बहते आंसू न देख सके। ठीक है, मैं कब जा सकती हूं? अभी मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को ले चलता हूं। कार उन्हें एक पुराने लेकिन साफ सुथरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में ले गई। छोटा सा घर सिर्फ एक कमरे का था, लेकिन साफ सुथरा था, जिसमें एक बिस्तर, अलमारी और एक छोटी सी रसोई थी। ठंडे फुटपाथ के कोने की तुलना में ये जगह स्वर्ग जैसी थी। बनी उत्साह से कमरे में दौड़ा, चिल्लाया, माँ, ये हमारा घर है, मुझे ये बहुत पसंद है। माँ, अपने बेटे की मुस्कान देखकर मीरा जान गई कि उसका फैसला सही था। वो आरव की ओर मुड़ी। उसकी आवाज ईमानदार थी। धन्यवाद, मैं घर का किराया चुकाने के लिए मेहनत करूंगी। ठीक है, तुम आराम करो, मैं कल वापस आऊंगा, उसने कहा और जल्दी से चला गया। डर था कि अगर वो और रुका तो वो खुद को रोक नहीं पाएगा और उसे गले लगा लेगा। जैसे ही आरव कॉम्प्लेक्स से बाहर निकला, उसकी नजर कमला मौसी पर पड़ी। उनकी चाय की दुकान गली के कोने पर ही थी। उन्होंने उसे देखा और फिर उस घर को जहां मीरा और उसका बेटा अभी अभी गए थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। देखो, मैंने कहा था ना, प्रतिभाशाली लड़का और सुंदर लड़की चाहे कितने भी साल अलग रहें, उनका भाग्य अभी भी जुड़ा हुआ है। बस कुछ रातें फुटपाथ पर सोईं और अब उसे एक बड़े अच्छे घर में ले जाया गया है। किस्मत वाली है। कमला मौसी की बातें हाँ की तरह तेजी से पूरे मोहल्ले में फैल गईं। अगली सुबह जब मीरा अपने बेटे को नाश्ता खरीदने के लिए बाहर ले गई तो उसे लोगों की अजीब नजरें मिली। वे कानाफूसी कर रहे थे। कुछ ने सहानुभूति दिखाई, कुछ ने ताने मारे। देखो, वो औरत जो कल सड़क पर सो रही थी, सुना है कि उसे उसके पुराने अमीर प्रेमी ने सहारा दिया है, एक और ने बीच में कहा। बेचारा बच्चा, उसकी मां ऐसी है तो पता नहीं भविष्य में क्या होगा। ये शब्द अदृश्य चाकू की तरह मीरा को चुभ रहे थे। उसने जल्दी से अपने बेटे को गले लगाया और तेजी से चली गई। वो जानती थी कि आरव की मौजूदगी में उसकी जिंदगी में कभी भी शांति के दो शब्द नहीं होंगे। वो उसकी मदद के लिए आभारी भी थी और उससे होने वाली परेशानियों से डरती भी थी। उस शाम आरव कुछ खाना और बनी के लिए खिलौने लेकर वापस आया। मीरा का दुखी चेहरा देखकर उसने चिंता से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम यहां सहज नहीं हो? कुछ नहीं, तुम यहां मत आया करो। क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया है? तुमने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी ने मेरी और मेरे बेटे की जिंदगी को उलट पुलट कर दिया है। तुम शर्मा ग्रुप के आरव शर्मा हो और मैं सिर्फ एक अकेली मां हूं जिसके पास कुछ नहीं है। हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। तुम जितना ज्यादा ध्यान दोगे, लोग उतनी ही बातें बनाएंगे। मैं सह सकती हूं, लेकिन मेरा बेटा नहीं। कृपया हमें अकेला छोड़ दो, मीरा ने कहा। उसकी आवाज बेबसी से भरी थी। आरव चुप हो गया। वो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन अनजाने में उसे जनमत के तूफान के बीच में धकेल दिया था। वो जानता था कि उसकी रक्षा करने के लिए उसे सिर्फ चुपचाप मदद करने से कहीं ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। उसे एक पहचान देने की जरूरत थी, लेकिन सबसे पहले उसे 5 साल पहले के रहस्य को सुलझाना था।
आरव की एक अजनबी महिला और उसके बेटे के लिए रहने की जगह की व्यवस्था करने की खबर जल्दी ही रिया मल्होत्रा तक पहुंच गई। वो चुप नहीं बैठ सकती थी। एक निजी जासूस की मदद से रिया ने आसानी से मीरा का पता लगा लिया। उसने फैसला किया कि उसे एक बार अपनी प्रतिद्वंद्वी से मिलना होगा, उसे चेतावनी देने और स्थिति का जायजा लेने के लिए। रिया ने एक दोपहर चुनी जब आरव निश्चित रूप से ग्रुप में एक बैठक में व्यस्त था। उसने अपनी शानदार कार गली के कोने पर खड़ी की, जिसने कमला मौसी सहित सभी जिज्ञासु नजरों को आकर्षित किया। वो मीरा के छोटे से घर के दरवाजे पर गई और दस्तक दी। मीरा बनी के साथ रंग भर रही थी। दस्तक सुनकर दरवाजा खोलने गई। रिया को देखकर वो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन शांत रही। नमस्ते, आप किसे ढूंढ रही हैं? मैं तुम्हें ढूंढ रही हूं। क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? आखिर ये घर आरव ने ही तो दिया है, मुझे भी एक नजर देख लेना चाहिए, रिया ने कहा। उसकी आवाज घमंडी थी और मीरा की सहमति का इंतजार किए बिना वो खुद अंदर चली गई। उसने छोटे से कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई। उसकी आंखों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। काफी साफ सुथरा है। आरव सच में बहुत दयालु है, हमेशा मुश्किल में पड़े लोगों की चिंता करता है। तुम यहां किसी काम से आई हो? अगर नहीं तो कृपया चली जाओ, मुझे और मेरे बेटे को आराम करने की जरूरत है। इतनी जल्दी मेहमान को मत भगाओ, मैं यहां सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए आई हूं। मैं जानती हूं कि तुम्हारा और आरव का अतीत था, लेकिन वो 5 साल पहले की बात है। अब उसके साथ मैं हूं। उसके परिवार ने भी मुझे स्वीकार कर लिया है। आरव और मेरी जल्द ही सगाई होने वाली है। तुम्हारा और इस बच्चे का दिखना वास्तव में उसे बहुत असहज कर रहा है। रिया ने यह कहते हुए अपनी पर्स से एक शानदार डिजाइन किया हुआ निमंत्रण कार्ड निकाला। ये दोनों ग्रुप के बीच एक सहयोगी परियोजना की घोषणा समारोह के लिए एक निमंत्रण कार्ड था, लेकिन उसने जानबूझकर इसे सगाई समारोह के रूप में अस्पष्ट रूप से कहा। मीरा चुप रही। उसके हाथ अनजाने में कस गए। बनी को अपनी मां से तनाव महसूस हुआ। वो डरकर उसके पीछे छिप गया। उसने रिया को देखा और अचानक बोला, आंटी, आप इतनी सुंदर हैं, लेकिन आपकी बातें मां को दुखी क्यों कर रही हैं? बनी के मासूम शब्दों ने रिया को चौंका दिया। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा कठोर हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक बच्चा ऐसा कुछ कह सकता है। शर्मिंदगी जल्दी ही गुस्से में बदल गई। बच्चों को बड़ों की बातों में नहीं बोलना चाहिए। क्या तुम्हारी मां ने तुम्हें नहीं सिखाया? रिया चिल्लाई। मीरा ने तुरंत अपने बेटे को गले लगाया, उसे बचाते हुए। मेरा बेटा अभी छोटा है और कुछ नहीं जानता, लेकिन वो गलत नहीं कह रहा है। अगर आप यहां सिर्फ ये बातें कहने आई हैं तो कृपया चली जाएं। मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान से सोचना चाहिए। अगर तुम सच में आरव से प्यार करती हो तो उस पर बोझ मत बनो। एक बच्चे वाली औरत उसके लायक नहीं है। ये कहकर रिया गुस्से में चली गई। गुस्से और ईर्ष्या ने उसके मन में एक बुरा विचार पैदा कर दिया। उसने फोन उठाया और एक फोटोग्राफर को फोन किया। आरव शर्मा का पीछा करो। जब वो एक्स कॉम्प्लेक्स में मीरा नाम की महिला से मिलने जाए तो कुछ अंतरंग तस्वीरें खींचो। मैं ऊंची कीमत दूंगी। याद रखना, तस्वीरें ऐसी होनी चाहिए जैसे वो एक मंगीतर वाले आदमी को बहकाने की कोशिश कर रही हो। रिया ने फोन काट दिया। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। वो एक देहात हारी हुई औरत को अपनी योजनाओं को बर्बाद करने और अमीर परिवार में प्रवेश करने से नहीं रोक सकती थी। उस शाम आरव हमेशा की तरह मीरा और उसके बेटे से मिलने आया। वो बनी के लिए एक नया पजल सेट लाया। उसे देखकर मीरा थोड़ी असहज हुई। उसे रिया की बातें याद आईं। तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक नहीं लग रही हो। कुछ नहीं। आरव, मैंने सुना है कि तुम्हारी सगाई होने वाली है। बधाई हो। आरव हैरान था। तुम्हें ये किसने बताया? ये सिर्फ एक अफवाह है। चाहे अफवाह हो या सच, तुम्हें मुझसे और मेरे बेटे से दूरी बनाए रखनी चाहिए। ये हम सभी के लिए बेहतर होगा। आरव और कुछ समझाना चाहता था कि एक अंधेरे कोने से कैमरे का फ्लैश चमका और फिर बंद हो गया। फोटोग्राफर ने उस पल को कैद कर लिया था जब आरव मीरा का हाथ पकड़े हुए था और वो मुंह फेर रही थी, जो एक प्रेमी जोड़े के झगड़े जैसा लग रहा था। रिया ने तस्वीरें पाकर संतोष से मुस्कुराई। उसने तुरंत ये तस्वीरें कुछ गॉसिप मैगजीन्स को भेज दी। साथ में एक मनगढ़ंत कहानी भी,
अमीर घराने की बेटी रिया मल्होत्रा को शादी से ठीक पहले एक तीसरी औरत ने धोखा दिया। अरबपति आरव शर्मा अपनी गरीब बच्चे वाली पूर्व प्रेमिका के साथ चुपके से मिल रहे थे। एक मीडिया तूफान आने वाला था और तूफान के केंद्र में कोई और नहीं बल्कि मीरा थी। अगली सुबह जब मीरा ने आंखें खोलीं तो पूरा कॉम्प्लेक्स में हलचल थी। कमला मौसी गॉसिप अखबार पकड़े हुए जोर जोर से बोल रही थीं, हे भगवान, ये अखबार में आ गया है, अरबपति आरव शर्मा जो हमारे इलाके में खाना बांटते हैं अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ चुपके से मिलते हुए पकड़े गए। इस तस्वीर को देखो, क्या ये हमारे कॉम्प्लेक्स के आखिरी कमरे वाली मीरा नहीं है? हाँ, और छोटा बच्चा भी है। कितनी बेशर्म है। कुछ जिज्ञासु लोग देखने के लिए जमा हो गए। कानाफूसी शुरू हो गई जो हर पल और भी जहरीली होती जा रही थी। चेहरे से तो मासूम लगती है, कौन जानता था कि वो दूसरों के पति चुराने वाली किस्म की है। शायद उसने देखा कि वो अमीर है और शादी करने वाला है, तो उसे अफसोस हुआ और वो सब कुछ बर्बाद करने के लिए वापस आ गई। गरीब होकर भी स्वाभिमान रखना नहीं जानती। मीरा आधे खुले दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसने सब कुछ सुना। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, उसका सिर चकरा रहा था। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। दीवार से पीठ टिकाकर सांस नहीं ले पा रही थी। वो जानती थी कि ये दिन आएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी और इतनी बेरहमी से आएगा। उसका फोन बजा। ये आरव था। उसने फोन उठाने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर बाद फोन पर एक संदेश आया, मीरा, इंटरनेट पर कुछ भी मत पढ़ना, लोग जो कुछ भी कहें उस पर विश्वास मत करना, घर पर ही मेरा इंतजार करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन वो शांत कैसे रह सकती थी? खबर तेजी से फैल रही थी। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें हर जगह पोस्ट की जा रही थी। लोगों ने उसे दूसरी औरत, गोल्ड डिगर, बेशरम मां कहा। किसी ने तो उसका अतीत भी खोद निकाला। वो अचानक गायब हो गई थी और उन्होंने एक कहानी गढ़ दी कि उसने एक और अमीर को छोड़ दिया था और अब अपने पूर्व प्रेमी से चिपकने के लिए वापस आ गई है। बनी ने अपनी मां को रोते देखा। चिंता से उसके पास आया। मां, तुम क्यों रो रही हो? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? नहीं बेटा, मेरी आंख में कुछ चला गया है। मेरा बनी अच्छा बच्चा है, अंदर जाकर पजल से खेलो। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, अपने बेटे से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे घेर लिया था। उस दोपहर उसे अभी भी रेस्टोरेंट में काम करने जाना था। जैसे ही वो अंदर गई, उसे लोगों की अजीब नजरें महसूस हुईं। मालिक ने उसे एक कोने में बुलाया। उसका चेहरा असहज था। मीरा, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन शायद तुम यहां और काम नहीं कर सकती। क्यों अंकल, क्या मैंने कुछ गलत किया है? मालिक ने आह भरी। उसका चेहरा दया से भरा था। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम बहुत मेहनत करती हो, मैं जानता हूं, लेकिन देखो, जब से तुम यहां आई हो, मेरे रेस्टोरेंट को लगातार परेशानी हो रही है। लोग फोन पर गालियां देते हैं और इंटरनेट पर 1 स्टार रेटिंग देते हैं। कहते हैं कि हमारा रेस्टोरेंट बुरे लोगों को पनाह देता है। पिछले कुछ दिनों में कमाई काफी गिर गई है। मुझे अपने परिवार और दूसरे कर्मचारियों का भी ख्याल रखना है। उम्मीद है तुम मुझे समझोगी। मीरा स्तब्ध रह गई। फिर से उन अफवाहों की वजह से उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोट रहा है, उसे जीने का कोई रास्ता नहीं दे रहा है। उसने सिर झुकाया। उसकी आवाज टूट गई। जी, मैं समझ गई। आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। मैं अपना सामान समेटकर अभी चली जाऊंगी। वो अंदर गई, चुपचाप अपना एप्रन उतारा, अपनी कुछ निजी चीजें एक बैग में रखीं। दूसरे सहकर्मियों ने उसे दया भरी नजरों से देखा, लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। जब वो दरवाजे से बाहर निकली तो उसने कमला मौसी को सामने चाय की दुकान पर बैठे देखा। उनकी आंखें उस पर से नहीं हट रही थीं। मीरा की हालत देखकर कमला मौसी ने सिर हिलाया और एक टिप्पणी की, देखो, गरीब होना कितना मुश्किल है। कभी कभी हम कुछ गलत नहीं करते, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम गरीब हैं, हमारी कोई आवाज नहीं है, हम अपने आप दोषी बन जाते हैं। गलत होना जरूरी नहीं कि गाली पड़े, लेकिन गरीब होना पहले गाली पड़ना है। बेचारी लड़की। कमला मौसी के शब्द भले ही आदत के अनुसार थोड़े व्यंग्यात्मक थे, इस बार एक अजीब सहानुभूति से भरे थे। मीरा ने सुना।
उसके आंसू बहने लगे। वो बिना किसी मंजिल के चली गई। नहीं जानती थी कि आगे क्या करना है, नहीं जानती थी कि कल क्या होगा। आरव ने अपने नेटवर्क के माध्यम से जल्दी ही मीरा के नौकरी से निकाले जाने की खबर जान ली। वो तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसने उसे पार्क में एक बेंच पर अकेले बैठे देखा। उसकी अकेली छोटी सी परछाई। वो उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने सुना है तुमने नौकरी छोड़ दी। मीरा हैरान नहीं थी कि उसे पता चल गया। वो सिर्फ चुपचाप दूर देखती रही। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बस करो, मीरा ने बीच में ही काट दिया। उसकी आवाज थकान और हताशा से भरी थी। पैसे की बात मत करो, और यह भी मत कहो कि तुम मेरी मदद करोगे। क्या तुम जानते हो, तुम्हारी मदद एक जहर की तरह है। ये मुझे अस्थायी रूप से मुश्किल से निकालती है, लेकिन मुझे एक गहरे गड्ढे में धकेल देती है। तुम जितना ज्यादा मेरे पास रहोगे, मेरी जिंदगी उतनी ही बिना किसी रास्ते के होगी। मीरा, ऐसा नहीं है। मैं प्लीज आरव, अगर तुम सच में मेरे लिए अच्छा चाहते हो तो मुझे अकेला छोड़ दो। अपनी दुनिया में वापस जाओ, अपनी मंगेतर के पास, अपने परिवार के पास। मेरी और मेरे बेटे की जिंदगी में दखल देना बंद करो। ये सबसे बड़ी मदद होगी जो तुम मेरे लिए कर सकते हो। ये कहकर वो खड़ी हो गई। मजबूत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरव देख सकता था कि उसके हाथ कांप रहे थे। उसने दर्द से उसकी पीठ को देखा। वो उसे रोकना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था और कहना चाहता था कि वो उसकी रक्षा करेगा, लेकिन उसके शब्दों ने उसे रोक दिया। क्या उसकी चिंता सच में उसे नुकसान पहुंचा रही थी? वो बेंच पर अकेला बैठा रह गया। बेबसी की भावना उसके दिल को खा रही थी। उसके पास पैसा था, शक्ति थी, लेकिन वो उस लड़की को शांति नहीं दे पा रहा था जिससे वो प्यार करता था। नौकरी खोने के बाद मीरा की जिंदगी फिर से एक गतिरोध पर आ गई। उसने बाहर जाकर नौकरी ढूंढने की हिम्मत नहीं की, सिर्फ अपने बेटे के साथ घर पर ही रही। जनमत का दबाव, अनिश्चित भविष्य की थकान और अपने बेटे के लिए चिंता ने उसकी सारी ताकत निचोड़ ली थी। बनी भले ही छोटा था, घर में भारी माहौल को महसूस कर सकता था। वो और भी शांत हो गया, कम हंसता बोलता था। शायद दोस्तों के ताने, लेनदारों का सामना करने का डर और मां का दुख उसकी मासूम आत्मा पर गहरा असर डाल गया था। एक रात भारी बारिश हो रही थी। मीरा अपने बेटे के लिए एक पुरानी कमीज सिल रही थी जब उसने देखा कि बनी थका हुआ लग रहा है। उसने उसके माथे को छुआ। ये देखकर चौंक गई कि उसका माथा तप रहा था। बनी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें बुखार है? वो घबराकर थर्मामीटर ढूंढने लगी। 39, 105 डिग्री। तेज बुखार ने बनी का चेहरा लाल कर दिया था। उसकी सांसें भारी हो गई थीं। उसने जल्दी से उसे बुखार की दवा दी और एक गर्म तौलिए से उसका शरीर पोंछा, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। बनी बड़बड़ाने लगा, माँ, मुझे ठंड लग रही है। मीरा ने उसे अपनी गोद में ले लिया, उसे गर्म करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने खुद को दोषी ठहराया कि उसने अपने बेटे का ठीक से ख्याल नहीं रखा। आधी रात में मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो नहीं जानती थी कि क्या करे। उसके पास टैक्सी बुलाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे और सबसे नजदीकी क्लिनिक भी काफी दूर था। घबराहट में उसने सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में सोचा जो उसकी मदद कर सकता था, लेकिन वो झिझकी। उसने उसके साथ इतने कठोर शब्द कहे थे। क्या वो अभी भी उसकी मदद करना चाहेगा? बनी, हिम्मत रखो, मां तुम्हें अस्पताल ले जाएगी। उसने उसे एक पतले कंबल में लपेटा, उसे उठाकर सड़क पर गाड़ी ढूंढने के लिए दौड़ने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो स्तब्ध रह गई। आरव वहां खड़ा था, पूरी तरह से भीगा हुआ। उसके हाथ में एक दवा की थैली और कुछ गरम दलिया के डिब्बे थे। मैंने देखा कि घर में अंधेरा है, सोचा तुम और बेटा सो गए होगे। मैं सिर्फ दरवाजे पर सामान रखकर वापस जाने वाला था। बनी, उसे क्या हुआ है? बनी का लाल चेहरा देखकर आरव ने और कुछ नहीं पूछा। उसने तुरंत बच्चे को उठाया। हमें उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। कार में मीरा ने बेहोश बनी को कसकर पकड़ रखा था। आरव जितनी तेजी से हो सके गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखें लगातार रियर व्यू मिरर में चिंता से देख रही थीं। अस्पताल पहुंचकर बनी को सीधे इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। मीरा बाहर बेचैनी से इंतजार कर रही थी।
आरव ने सारी औपचारिकताएं पूरी की और उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना दी। सब ठीक हो जाएगा, बनी ठीक हो जाएगा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप रोती रही। इस समय उसका सारा गर्व, सारी जिद गायब हो गई थी। अपनी बेटी की सुरक्षा के सामने वो सिर्फ एक कमजोर और डरी हुई मां थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। बच्ची को वायरल बुखार है। शुक्र है कि उसे समय पर ले आए। हमने उसे बुखार कम करने की दवा और ड्रिप दी है। उसे कुछ दिनों के लिए निगरानी में अस्पताल में रहना होगा। क्या परिवार में किसी का ब्लड ग्रुप ओ है? अस्पताल को एक और इमरजेंसी केस के लिए तुरंत खून की जरूरत है। मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, आरव और मीरा ने एक साथ जवाब दिया। उन्होंने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। ये तो बहुत अच्छा है। कृपया मेरे साथ टेस्ट और ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया के लिए चले। आरव डॉक्टर के साथ चला गया। मीरा बनी के साथ कमरे में गई। उसका बुखार उतर गया था। उसका चेहरा अब लाल नहीं था, लेकिन वो अभी भी थका हुआ था। वो बिस्तर पर सो गया था। मीरा उसके पास बैठी, उसके छोटे से हाथ को कसकर पकड़े हुए। वो आरव की बहुत आभारी थी। अगर वो ना होता तो वो नहीं जानती कि आज रात वो क्या करती। थोड़ी देर बाद आरव वापस आया। वो पास की कुर्सी पर बैठ गया, चुपचाप बनी को देख रहा था। उस रात वो घर नहीं गया, बल्कि अस्पताल के कॉरिडोर में उसके साथ जागता रहा। बेहोशी में बनी धीरे से बोला, पापा पापा। मत जाओ। बच्चे के बड़बड़ाने ने मीरा और आरव दोनों को स्तब्ध कर दिया। मीरा ने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया, अपने आंसू छिपाते हुए। और आरव, उसने बनी को घूरा और फिर मीरा को। उसकी आंखों में सवाल और इंतजार था। उसे शक था, लेकिन वो कभी निश्चित नहीं था। हाँ, बनी को खुद पापा कहते सुनकर उसके दिल में जैसे बिजली दौड़ गई। वो जानता था कि वो और चुप नहीं रह सकता। उसे एक जवाब चाहिए था। अस्पताल के कॉरिडोर में हवा बनी के बेहोशी में बुलाने के बाद घनी हो गई थी। आरव मीरा के सामने बैठा। उसकी आंखें उस पर गड़ी हुई थीं, जैसे वो उसके दिल की गहराइयों में झांकना चाहता हो। क्या तुम मुझे सच बता सकती हो? क्या बनी मेरा बेटा है? मीरा ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो इनकार करना चाहती थी, लेकिन झूठ उसके मुंह से नहीं निकल रहा था। वो डर गई थी। अगर उसने मान लिया तो क्या बनी की जिंदगी बेहतर होगी, या वो एक अमीर परिवार के झगड़े में फंस जाएगा, उसकी गोद से छीन लिया जाएगा। उसकी चुप्पी ही एक जवाब थी। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक आंसू उसके गाल पर धीरे से लुढ़क गया। वो खुश भी था और दुखी भी। खुश था क्योंकि उसे पता चला कि उसका एक बेटा है। दुखी था क्योंकि उसने अपने बेटे के जीवन के पहले 4 साल खो दिए थे और मां बेटे को अकेले दुख सहना पड़ा था। क्यों? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बताने से क्या होता? ताकि तुम्हारी मां फिर से आकर मुझे तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच चुनने के लिए कहती, ताकि मेरा बेटा एक ऐसा बच्चा बन जाए जिसे उसके पिता का परिवार स्वीकार ना करे। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा वो दुख सहे। वो सिसकने लगी। आरव कुछ नहीं कह सका। वो उसके डर को समझता था। गलती उसकी थी, उसके परिवार की थी। वो धीरे से उसके पास बैठ गया, उसे गले लगाकर सांत्वना देना चाहता था। लेकिन ठीक उसी समय एक आवाज आई। आरव, मैंने सुना है कि तुम रात भर अस्पताल में थे। मैं बहुत चिंतित थी। रिया मल्होत्रा आई। उसके हाथ में एक महंगी फलों की टोकरी और एक गर्म सूप का फ्लास्क था। उसने सुना था कि मीरा का बेटा अस्पताल में भर्ती है और आरव रात भर वहीं था। ईर्ष्या ने उसे तुरंत वहां आने के लिए प्रेरित किया। उसने जानबूझकर मीरा की मौजूदगी को नजरअंदाज किया, सिर्फ आरव पर ध्यान केंद्रित किया। देखो, मेकअप भी तुम्हारी आंखों के नीचे के काले घेरे नहीं छिपा सकता। तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए कुछ चिकन सूप बनाया है। उसने ये कहते हुए सूप का फ्लास्क खोला, जिसकी खुशबू पूरे कॉरिडोर में फैल गई। रिया के देखभाल वाले रवैये ने मीरा को एक अजनबी की तरह महसूस कराया। वो चुपचाप खड़ी हुई, कमरे में वापस जाने लगी। रिया ने ये देखकर एक छिपे हुए अर्थ के साथ कहा, मीरा जी, आपका बेटा कैसा है? आरव आपकी और आपके बेटे की वजह से पूरी रात परेशान रहा। आपको उसका आभारी होना चाहिए।
लेकिन वो मेरा होने वाला पति भी है। आपको थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि बाहर के लोग बातें ना बनाएं। हमारा परिवार अपनी इज्जत का बहुत ध्यान रखता है। ये शब्द देखभाल जैसे भी थे और अधिकार जताने वाली भी। मीरा ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ धीरे से सिर हिलाया। आरव ने भौहें सिकोड़ी। वो कुछ समझाना चाहता था कि रिया ने जल्दी से विषय बदल दिया। ओह, लगता है वहां कुछ रिपोर्टर हैं। शायद वे अस्पताल के चैरिटी फंड के बारे में खबर देने आए हैं। आरव, चलो देखते हैं। ये कहकर उसने आरव का हाथ खींचा। भीड़ से गुजरते हुए उसने जानबूझकर आरव के कंधे पर अंतरंग रूप से हाथ रखा, कैमरों के सामने चमकती मुस्कान के साथ। कुछ रिपोर्टरों ने उन्हें पहचान लिया, जल्दी से अपने कैमरे उनकी ओर कर दिए। वो पल कैद हो गया। एक सुंदर अरबपति और एक सुंदर राजकुमारी, वे एक साथ कितने अच्छे लग रहे थे। मीरा ने दूर से ये दृश्य देखा। उसका दिल कट गया। वो जानती थी कि उसके और उसके बीच एक ऐसी खाई है जिसे कभी नहीं भरा जा सकता। वो चुपचाप कमरे में वापस चली गई, सोए हुए बनी को गले लगा लिया। उसने किसी को दोष नहीं दिया, सिर्फ भाग्य को कोसा जो इतना क्रूर था। थोड़ी देर बाद आरव वापस आया। रिया कहीं नहीं थी। मीरा, उसने जो कहा। मैं समझती हूं, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। तुम घर जाकर आराम करो, मैं यहां बनी का ख्याल रख सकती हूं। सब कुछ के लिए धन्यवाद, उसने एक अजीब शांत आवाज में कहा। लेकिन आरव जानता था कि वो जितनी शांत थी, उसके दिल में उतनी ही उथल पुथल थी। वो रुकना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में दूरी देखकर वो जानता था कि उसे जिद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं जा रहा हूं। कुछ भी हो तो मुझे तुरंत फोन करना। वो अनिच्छा से चला गया। वो नहीं जानता था कि रिया का नाटक अभी शुरू हुआ था। वो ये भी नहीं जानता था कि उसका इस समय जाना उसे लगभग फिर से खोने का कारण बन जाएगा। जैसे ही आरव गया, मीरा को एक अज्ञात नंबर से एक संदेश मिला जिसमें एक तस्वीर थी। ये वही तस्वीर थी जिसमें रिया और आरव रिपोर्टरों के कैमरों के सामने अंतरंग थे। साथ में एक संदेश था, देखा, ये उसकी दुनिया है, अब और सपने मत देखो। मीरा ने तस्वीर को देखा और फिर अपने बेटे को। एक दर्दनाक फैसला उसके मन में बन गया। वो इस शहर को छोड़ देगी, आरव से दूर, इन सभी विवादों से दूर, अपने बेटे के लिए एक शांतिपूर्ण जगह खोजने के लिए। जबकि आरव अपनी प्रेम कहानी और बनी की पहचान को लेकर उलझन में था, शर्मा ग्रुप में एक अंदरूनी तूफान आने वाला था। रोहन कपूर ने आरव और श्रीमती लोन के बीच के तीखे मतभेद को देखने के बाद महसूस किया कि ये हमला करने का सबसे अच्छा मौका है। उसने चुपचाप सभी अखबारों के लेख आरव के घोटाले के बारे में इंटरनेट पर फैली अफवाहों को इकट्ठा किया और उन्हें एक पूरी फाइल में संपादित किया। कई हानिकारक विवरण जोड़कर वो एक महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग का इंतजार कर रहा था ताकि वो अपना अंतिम वार कर सके। वो दिन भी आ गया। बैठक अगली तिमाही के लिए विकास रणनीति पर चर्चा करने के लिए थी, जिसमें परिवार के सभी प्रमुख शेयरधारक मौजूद थे। आरव सीईओ के रूप में अपनी योजना को स्पष्ट और प्रेरक तरीके से प्रस्तुत कर रहा था। जब उसने समाप्त किया तो बैठक कक्ष में माहौल काफी आशावादी था। अचानक रोहन खड़ा हो गया। मैं कुछ कहना चाहता हूं। आरव भाई की योजना बहुत अच्छी है, बहुत क्षमता है। हालांकि इस योजना को लागू करने के लिए हमें एक ऐसे नेता की जरूरत है जिसका दिमाग ठंडा हो, जो पूरी तरह से केंद्रित हो और जिसका रिकॉर्ड साफ हो, ताकि ग्रुप की प्रतिष्ठा बनी रहे। बैठक कक्ष में सभी लोग रोहन को हैरानी से देखने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कहना चाहता है। आरव ने भी भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? रोहन, मेरा मतलब है कि हाल ही में आपकी निजी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं। ये न सिर्फ आपको व्यक्तिगत रूप से प्रभावित कर रहा है, बल्कि पूरे शर्मा ग्रुप की छवि को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। ये कहकर रोहन ने बड़ी स्क्रीन पर आरव, मीरा और रिया मल्होत्रा के बीच के घोटाले के बारे में अखबारों की लेख और तस्वीरें दिखाईं। उसने जानबूझकर सबसे भ्रामक तस्वीरें और सबसे सनसनीखेज शीर्षक चुने। प्रिय शेयरधारकों, हमारे सीईओ एक जटिल प्रेम त्रिकोण में फंसे हुए हैं। इसके कारण पिछले कुछ दिनों में ग्रुप के शेयरों की कीमत में मामूली गिरावट आई है। समस्याएं यहीं खत्म नहीं होती। रोहन थोड़ी देर रुका और फिर अपना तुरुप का पत्ता फेंका। उसने बनी की एक तस्वीर दिखाई जो स्कूल के मैदान में खेलते हुए चुपके से ली गई थी। इससे भी गंभीर बात यह है कि उस महिला का एक बच्चा भी है, एक अज्ञात पहचान वाला बच्चा,
अफवाह है कि ये बच्चा आरव भाई से संबंधित हो सकता है। अगर ये सच है तो ये शर्मा परिवार की इज्जत और ग्रुप की प्रतिष्ठा पर एक बड़ा आघात होगा। हम इतने बड़े जोखिम को मौजूद नहीं रहने दे सकते। इसलिए मेरा सुझाव है कि जब तक आरव भाई अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को हल नहीं कर लेते, तब तक बोर्ड को अस्थायी रूप से उनकी सीईओ के पद को निलंबित कर देना चाहिए और किसी और को अस्थायी रूप से नियुक्त करना चाहिए। रोहन का सुझाव बैठक कक्ष में एक बम की तरह फटा। लोग कानाफूसी करने लगे। कुछ पुराने शेयरधारक जो रूढ़िवादी थे और प्रतिष्ठा को महत्व देते थे, रोहन से सहमत होने लगे। आरव चुपचाप खड़ा रहा। उसके हाथ मुट्ठियों में कस गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका चचेरा भाई उस पर हमला करने के लिए इतने घटिया तरीके का इस्तेमाल कर सकता है। उसने न सिर्फ उसे निशाना बनाया था, बल्कि इस सत्ता के खेल में एक निर्दोष बच्चे को भी बेरहमी से घसीट लिया था। रोहन कपूर, आरव ने कहा। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसने सीधे रोहन को देखा। तुम मुझे निशाना बनाने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकते हो, लेकिन तुम्हें एक बच्चे को यहां घसीटने और उसका अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। वो पूरी तरह से निर्दोष है। मेरी निजी जिंदगी की बात है, मैं उसे खुद सुलझा लूंगा और मैं गारंटी देता हूं कि ये ग्रुप के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा। मैंने जो योजना पेश की है वो अभी भी समय पर लागू की जाएगी और उम्मीद के मुताबिक लाभ लाएगी। आरव के शांत लेकिन शक्तिशाली रवैये ने बैठक कक्ष को फिर से शांत कर दिया। उसने सभी शेयरधारकों को एक नजर देखा। मैं जानता हूं कि आप सभी चिंतित हैं, लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास करें। मैं व्यक्तिगत मामलों को उस करियर को बर्बाद नहीं करने दूंगा जो पूरे परिवार ने बनाया है। आज की बैठक यहीं समाप्त होती है। ये कहकर उसने अपने दस्तावेज समेटे और बैठक कक्ष से बाहर चला गया। किसी को और सवाल पूछने का मौका नहीं दिया। रोहन वहां खड़ा था। उसका चेहरा थोड़ा गुस्से में था, क्योंकि उसका हमला उतना प्रभावी नहीं था जितना उसने उम्मीद की थी। लेकिन वो जानता था कि उसने शेयरधारकों के मन में संदेह का बीज बो दिया है। बस एक और हवा का झोंका और वो बीज अंकुरित हो जाएगा। लड़ाई अब सिर्फ प्यार की नहीं थी, बल्कि आधिकारिक तौर पर सत्ता और सम्मान की लड़ाई बन गई थी। आरव जानता था कि मीरा और उसके बेटे की रक्षा करने के लिए, अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उसे और भी निर्णायक रूप से कार्य करना होगा। जाने का फैसला करने के बाद मीरा चुपचाप तैयारी करने लगी। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था, सिर्फ कुछ पुराने कपड़े और कुछ यादगार चीजें। जब वो अपना पुराना फटा हुआ हैंडबैग साफ कर रही थी, जो उसने कई सालों तक इस्तेमाल किया था, तो एक छोटा सा पीला कागज का टुकड़ा बाहर गिर गया। ये 5 साल पहले का एक अल्ट्रासाउंड परिणाम था। कागज पर छोटे से भ्रूण की तस्वीर देखकर उस दिन की दर्दनाक यादें वापस आ गईं। उस दिन ये पता चलने के बाद कि वो गर्भवती है, वो कितनी खुश थी। उसने आरव को ये खबर देने की योजना बनाई थी। उसने एक खुशहाल परिवार की कल्पना की थी। लेकिन जैसे ही वो अस्पताल से निकली, सुनीता शर्मा वहां उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे एक सुनसान कैफे में ले गई। तुम गर्भवती हो? श्रीमती लोन के सवाल ने मीरा को चौंका दिया। आपको कैसे पता चला? मेरे अपने तरीके हैं। तुम उस बच्चे का क्या करने की योजना बना रही हो? वो मेरा और आरव का बेटा है, मैं उसे जन्म दूंगी। श्रीमती लोन ठंड से मुस्कुराई। उसे जन्म दोगी ताकि वो एक बिना नाम का बच्चा बन जाए, ताकि वो आरव के करियर के रास्ते में एक बाधा बन जाए? क्या तुम जानती हो कि आरव ग्रुप को संभालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण में है? सिर्फ एक छोटा सा घोटाला, शादी से पहले एक गरीब लड़की के साथ बच्चा होने का, उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैंने इतना नहीं सोचा। मैंने सिर्फ आप सब ये कहानी कहां से सुन रहे हैं? तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। अगर तुम सच में आरव से प्यार करती हो तो उससे दूर चली जाओ। श्रीमती लोन ने उसकी ओर एक सूटकेस धकेला। इसमें 5 करोड़ रुपए हैं, जो तुम्हारे और तुम्हारे पेट में बच्चे के लिए पूरी जिंदगी आराम से जीने के लिए काफी हैं। इसे लो, किसी दूर जगह चली जाओ और मेरे बेटे के सामने फिर कभी मत आना। समझो कि तुम कभी गर्भवती नहीं हुई। मीरा ने सूटकेस को देखा और फिर श्रीमती लोन को। आंसू बहने लगे। आप मुझे अपना ही खून बेचने के लिए मजबूर कर रही हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आरव और मेरा बेटा चाहिए। तो तुम दोनों को खो दोगी।
अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं हर तरह से आरव को यह विश्वास दिला दूंगी कि तुम पैसे की भूखी हो, तुमने उसे धोखा दिया है। मैं उसका करियर बर्बाद कर दूंगी। उस समय क्या तुम्हें लगता है कि वो उस व्यक्ति से प्यार करेगा जिसने उसका भविष्य बर्बाद कर दिया? श्रीमती लोन की धमकियां मीरा के दिल में चाकू की तरह चुभ रही थीं। वो जानती थीं कि वो जो कहती हैं वो करती हैं। वो बोझ नहीं बन सकती, उस आदमी के भविष्य को बर्बाद करने वाली नहीं बन सकती जिससे वो प्यार करती है। उसके लिए अपने प्यार के कारण उसने त्याग का रास्ता चुना। उसने पैसे नहीं लिए, लेकिन वो जाने के लिए तैयार हो गई। उसने उसे वो बेरहम संदेश भेजा और उसकी जिंदगी से गायब हो गई। अकेले बच्चे को जन्म दिया और उसे मुश्किल और अभाव में पाला। वर्तमान उसे वापस खींच लाया। उसके आंसू पुराने कागज पर तस्वीर को धुंधला कर रहे थे। बनी कमरे से बाहर दौड़ा। अपनी मां को रोती देखकर उसने जल्दी से उसकी गर्दन पर हाथ डाल दिए। मां, तुम फिर रो रही हो? क्या बनी ने कुछ गलत किया है? मां, क्या मैं तुम्हें दुख दे रहा हूं? अपने बेटे के मासूम सवाल ने मीरा को और भी रुला दिया। उसने अपने बेटे को कसकर गले लगाया। नहीं, मेरा बनी मुझे दुख नहीं दे रहा है। तुम भगवान का दिया हुआ सबसे कीमती तोहफा हो। मुझे माफ कर दो बनी, मुझे माफ कर दो। उसने एक पिता, एक पूरा परिवार ना दे पाने के लिए माफी मांगी। उसने उसे अपने साथ दुख सहने देने के लिए माफी मांगी। उसने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को वापस बैग में रख दिया। ये बनी की शुरुआत का एकमात्र सबूत था, और उसके त्याग का भी प्रमाण। वो इसे अपने साथ एक याद के रूप में रखेगी कि उसे मजबूत क्यों होना है। उस शाम उसे आरव का फोन आया। उसने कहा कि वो उससे मिलना चाहता है, कुछ जरूरी बात करनी है। वो मान गई, लेकिन उसकी सफाई सुनने के लिए नहीं, बल्कि अलविदा कहने के लिए। उसने मां बेटे के लिए अगले दिन सुबह एक दूर दराज के गांव के लिए ट्रेन का टिकट खरीद लिया था। ये आखिरी बार होगा जब वो उससे मिलेगी। बोर्ड मीटिंग की उथल पुथल के बाद श्रीमती किम लॉन और भी चिंतित हो गईं। उन्होंने रोहन कपूर से खतरा और आरव की दृढ़ता को महसूस किया, लेकिन जो बात उन्हें सबसे ज्यादा बेचैन कर रही थी वो थी बनी की पहचान। बच्चे और उनके बेटे के बचपन के बीच की समानता उन्हें परेशान कर रही थी। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें एक बार फिर मीरा से मिलना होगा। इस बार धमकी देने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन में शक की पुष्टि करने के लिए। वो बिना बताए एक सुबह अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पहुंची। मीरा ने अभी अभी बनी को नाश्ता कराया था और उसे घुमाने ले जाने की तैयारी कर रही थी। दरवाजे पर श्रीमती लोन को देखकर वो हैरान और सतर्क हो गई। आप यहां फिर से क्या करने आई हैं? मैं तुमसे और बच्चे से बात करना चाहती हूं, श्रीमती लोन ने कहा। उनकी आवाज पिछली बार की तरह तीखी नहीं थी, लेकिन अभी भी अधिकार की भावना थी। उन्होंने सीधे बनी को देखा, जो अपनी मां के पीछे से जिज्ञासा से उन्हें देख रहा था। मीरा ने अनजाने में अपने बेटे को बचा लिया। आपको जो कहना है वो मुझसे कहिए, मेरे बेटे को मत डराइए। मैं तुमसे सिर्फ एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूं और मैं सच सुनना चाहती हूं। क्या ये बच्चा मेरा पोता है? श्रीमती लोन के सीधे सवाल ने मीरा को चौंका दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ये पूछने आएंगी। वो चुप रहीं। समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। श्रीमती लोन ने ये देखकर अपने अनुमान पर और भी यकीन कर लिया। वो एक कदम आगे बढ़ी और भी कोमल होने की कोशिश की। क्या मैं बच्चे को एक बार देख सकती हूं? उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, बनी को छूने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसे पीछे खींच लिया। मेरे बेटे को मत छुओ। वो आपके अमीर परिवार के लिए लड़ने या छोड़ने का कोई साधन नहीं है। 5 साल पहले आपको उसकी जरूरत नहीं थी, अब हमें भी आपकी स्वीकृति की जरूरत नहीं है। मीरा की दृढ़ता ने श्रीमती लोन को रोक दिया। उन्होंने उसकी आंखों में गहराई से देखा, एक मां का दर्द और असीम प्यार देखा। ठीक उसी समय बनी डरा हुआ होने के बावजूद सम्मान से सिर झुकाया। नमस्ते दादी। बनी के विनम्र व्यवहार और साफ आवाज ने श्रीमती लोन के पत्थर दिल को थोड़ा हिला दिया। उन्होंने बच्चे को देखा। एक अजीब एहसास, जो अजनबी भी था और परिचित भी, उनके दिल में उठा। ये बच्चा
अगर वो सच में उनका पोता है तो पिछले 5 सालों में उन्होंने उसके और उसकी मां के साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया था। लेकिन वो हिचकिचाहट जल्दी ही तर्क से दब गई। वो अभी भी इस सच को स्वीकार नहीं कर सकती थी। वो चुपचाप मुड़कर चली गई और कुछ नहीं कहा। घर पहुंचकर वो तुरंत रोहन कपूर से मिली। वो जैसे उनका इंतजार कर रहा था। आंटी, आप कहां से आ रही हैं? आप खुश नहीं लग रही हैं। क्या ये फिर से आरव भाई के बारे में है? ये उस लड़की की वजह से है, वो और उसका बेटा? आंटी, मैं ये कह रहा हूं, कृपया गुस्सा ना हो। मुझे लगता है कि वो लड़की उतनी सरल नहीं है। वो 5 साल के लिए गायब हो गई, अब एक बच्चे के साथ वापस आई है, ठीक उसी समय जब आरव भाई को सर्वोच्च पद विरासत में मिलने वाला है। क्या आपको ये संयोग नहीं लगता? मुझे शक है कि वो उस बच्चे का इस्तेमाल दबाव बनाने, हमारे परिवार की संपत्ति में प्रवेश करने के लिए कर रही है। रोहन के शब्दों ने आग में घी का काम किया। ये श्रीमती लोन के सबसे बड़े डर को छू गया। डर था कि परिवार की संपत्ति और सम्मान पर किसी बाहरी व्यक्ति की नजर है। जो हिचकिचाहट, जो थोड़ी सी दया उन्होंने मीरा और उसके बेटे के लिए महसूस की थी, वो तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह शक और बचाव ने ले ली। तुम सही कह रहे हो, मैं उसे अपना मकसद हासिल नहीं करने दे सकती। मुझे कुछ करना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आंटी, आप शांत रहें। सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं सबको उसका असली चेहरा दिखा दूंगा, ताकि आरव भाई की आंखें खुल जाएं। आपको बस मुझ पर विश्वास करना है, रोहन ने कहा। उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी थी। श्रीमती लोन ने सिर हिलाया, पूरी तरह से अनजान कि वो अपने ही भतीजे के जाल में फंस रही हैं, जिस पर वो विश्वास करती थीं। वो नहीं जानती थीं कि वो अपने ही बेटे को नुकसान पहुंचाने वाली की मदद कर रही हैं। 2 माताओं के बीच की मुलाकात जो एक गलत फहमी को सुलझाने का मौका हो सकती थी, आखिरकार आने वाली साजिशों और त्रासदियों के लिए एक सीढ़ी बन गई। विक्रम सिंह आरव द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद अस्थायी रूप से शांत हो गया था, लेकिन एक लालची और चालाक आदमी का स्वभाव कभी भी आसानी से हार नहीं मानता। उसने आरव और मीरा के बीच के रिश्ते के बारे में और गहराई से जांच शुरू की और उसे एक दिलचस्प बात पता चली। आरव का चचेरा भाई रोहन कपूर भी उसे नीचे गिराना चाहता था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, विक्रम ने सोचा, और उसने रोहन से संपर्क किया। एक ही लक्ष्य वाले 2 लोग जल्दी ही हाथ मिला लिए। रोहन ने पैसा और जानकारी दी और विक्रम गंदे काम करने के लिए सामने आएगा। रोहन से एक बड़ी रकम मिलने के बाद विक्रम ने काम शुरू कर दिया। वो जानता था कि मीरा सबसे ज्यादा इस बात से डरती है कि उसका अतीत गलत तरीके से उजागर हो और उसके बेटे पर असर पड़े। उसने उसी का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल करने का फैसला किया। उसने मीरा को एक संदेश भेजा। मीरा जी, मुझे याद है ना, मेरे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प जानकारी है कि आप सालों पहले क्यों चली गईं, जैसे कि आपने कितनी बड़ी रकम ली थी। अगर आप नहीं चाहती कि ये जानकारी और उस समय की मेरी और आपकी कुछ अंतरंग तस्वीरें इंटरनेट पर आ जाएं, तो 50 लाख तैयार रखो। मीरा ने संदेश पढ़ा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने कोई पैसा नहीं लिया था और उसके बीच कोई अंतरंग तस्वीरें नहीं थीं। ये साफ था कि वो उसे बदनाम करने और ब्लैकमेल करने के लिए कहानियां गढ़ रहा था, लेकिन वो जानती थी कि उसके स्वभाव और किसी शक्ति के समर्थन से वो आसानी से झूठे सबूत बना सकता है। अगर वे चीजें सामने आ गईं तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी और बनी को और भी ज्यादा चोट पहुंचेगी। वो डर गई। उसके जाने की योजना और भी जरूरी हो गई। उसे विक्रम के कुछ करने से पहले ही जाना होगा। उसने वापस संदेश भेजा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे धमकी देना बंद करो। पैसे नहीं हैं तो अपने अरबपति प्रेमी से कहो कि वो दे, या मैं ये तोहफा सीधे उसे और उसके परिवार को भेज दूं। वे अपनी होने वाली बहू का असली चेहरा जानकर बहुत खुश होंगी। विक्रम के अगले संदेश ने मीरा को पूरी तरह से निराश कर दिया। उसने उसे एक कोने में धकेल दिया था। उसने उसी रात जाने का फैसला किया। कल सुबह का इंतजार नहीं किया। वो आरव से आखिरी बार नहीं मिल सकती थी, जैसा उसने सोचा था। उसे डर था कि वो उसे भी मुसीबत में डाल देगी। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया, सिर्फ सबसे जरूरी चीजें। बनी ने अपनी मां को हड़बड़ी में देखा, मासूमियत से पूछा, मां, क्या हम फिर से घर बदल रहे हैं? इस बार हम कहां जा रहे हैं?
हाँ बेटा, हम बहुत दूर, बहुत शांतिपूर्ण जगह जा रहे हैं जहां कोई हमें परेशान नहीं करेगा। उसने अपने बेटे को गले लगाया। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। वो जानती थी कि वो फिर से भाग रही है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसी समय आरफ उससे मिलने के रास्ते में था। वो उसे अपने फैसले के बारे में बताना चाहता था। वो बनी की पहचान सार्वजनिक करेगा। माँ बेटे को एक आधिकारिक दर्जा देगा, परिवार के विरोध या ग्रुप में साजिशों के बावजूद। जब उसकी कार गली की कोने पर पहुंची तो उसने विक्रम और उसके कुछ आदमियों को वहां घूमते देखा, जैसे वे उसके घर पर नजर रख रहे हों। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो तेजी से अंदर भागा। उसने देखा कि मीरा एक बड़ा बैग उठाए हुए है, दूसरे हाथ से बनी को पकड़े हुए, दरवाजे से बाहर निकलने की तैयारी में। तुम कहां जा रही हो? आरफ को देखकर मीरा चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ठीक इसी समय आएगा। उसने शांत रहने की कोशिश की। मैं बनी को कुछ समय के लिए गांव ले जा रही थी। गांव? या तुम भागने की कोशिश कर रही हो? तुम मुझे कोई कारण बताए बिना फिर से मेरी जिंदगी से गायब होने की योजना बना रही हो, है ना? आरव उसके पास आया और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में दर्द और निराशा थी। वो उसे फिर से खोने की भावना को सहन नहीं कर सकता था। मेरा हाथ छोड़ो। मेरी जिंदगी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। तुमने कहा कि बनी मेरा बेटा है। अब तुम मेरे बेटे को कहां ले जा रही हो? मीरा, मेरी तरफ देखो। क्या तुम मेरे साथ इतनी बेरहमी से पेश आना बंद कर सकती हो? उसके शब्दों ने मीरा को रुला दिया। वो बेरहम नहीं होना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। वो उसे ये नहीं बता सकती थी कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी वजह से खतरे में पड़े। आरव, प्लीज मुझे और मेरे बेटे को जाने दो। नहीं, इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जो भी हुआ है मुझे बताओ, हम मिलकर इसका सामना करेंगे। उसने उसे गले लगा लिया। छोटी सी गली में पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे दो टूटे हुए लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। मीरा ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उस गर्मी और सुरक्षा को महसूस किया जिसकी वो लंबे समय से चाह रही थी, लेकिन वो जानती थी कि ये शांति बहुत क्षणभंगुर थी। दूर एक अंधेरे कोने में एक फोन ने इस पूरे दृश्य को रिकॉर्ड कर लिया था। रोहन कपूर ने वीडियो प्राप्त किया और संतोष से मुस्कुराया। वो जानता था कि सबसे अच्छा नाटक अभी बाकी है। आरव की बाहों में मीरा को लगा जैसे उसका सारा बोझ उतर गया हो, लेकिन तर्क ने उसे जल्दी ही कठोर वास्तविकता में वापस खींच लिया। उसने धीरे से उसे धकेला, अपने आंसू पोंछे। तुम जाओ, किसी को देखने मत दो। मुझे परवाह नहीं है, मुझे अभी सिर्फ तुम्हारी परवाह है। मीरा, मुझे बताओ, क्या विक्रम सिंह तुम्हें धमकी दे रहा है? मैंने उसे बाहर घूमते देखा है। मीरा झिझकी। वो उसे इस दलदल में नहीं खींचना चाहती थी, लेकिन उसकी दृढ़ आंखों को देखकर वो जानती थी कि वो और नहीं छिपा सकती। उसने कहा कि उसके पास सबूत हैं कि मैंने सालों पहले जाने के लिए पैसे लिए थे। वो 50 लाख मांग रहा है, वरना वो सब कुछ इंटरनेट पर डाल देगा। सबूत? क्या तुमने पैसे लिए थे? नहीं, मैंने तुम्हारी मां से एक पैसा भी नहीं दिया। मैं इसलिए गई क्योंकि मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहती थी। तुम्हारी मां सही थी। उस समय मेरी मौजूदगी तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर देती। आखिरकार उसने उस सच का एक हिस्सा कह दिया जो उसने सालों से छिपा रखा था। आरव ने सुना। उसका दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। दर्द, गुस्सा और प्यार सब एक साथ। दर्द ये जानकर कि वो उसे इतने लंबे समय तक गलत समझता रहा। गुस्सा खुद पर कि वो उसकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। और प्यार उसके लिए कि उसने अकेले ही सारे अन्याय सहे। तो वो संदेश भी तुम्हें भेजने के लिए मजबूर किया गया था। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। तुम इतनी भोली क्यों हो? तुमने क्यों विश्वास किया कि तुम मेरा बोझ हो? मेरे लिए तुम और मेरा बेटा ही सब कुछ हो। भविष्य, करियर। अगर तुम नहीं हो तो सब कुछ व्यर्थ है। उसने उसे फिर से गले लगाया, इस बार और भी कसकर, जैसे उसे डर हो कि अगर वो थोड़ी सी भी ढील देगा तो वो फिर से गायब हो जाएगी। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें और बेटे को दुख सहने दिया। अब माफी मत मांगो, सब कुछ बीत चुका है।
भले ही उसने ये कहा, उसके कंधे अभी भी भावनाओं से कांप रहे थे। वो इस वाक्य का, इस समझ का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। विक्रम सिंह के मामले को मुझ पर छोड़ दो। मैं उसे तुम्हें और बेटे को छूने भी नहीं दूंगा। कहीं मत जाओ, मेरे साथ रहो, ठीक है? मीरा ने उसे देखा। उसकी आंखों में अभी भी चिंता थी। लेकिन तुम्हारा परिवार, तुम्हारा ग्रुप, रिया मल्होत्रा। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से सब कुछ खो दो। मैं कुछ नहीं खोऊंगा। इसके विपरीत अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मैं सब कुछ खो दूंगा। मुझ पर विश्वास करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आरव की आवाज में दृढ़ता ने मीरा को कुछ हद तक सांत्वना दी। उसने धीरे से सिर हिलाया। बनी पास में खड़ा चुपचाप देख रहा था। उसने आरव की कमीज खींची। अंकल, क्या आप मां को फिर से रोने नहीं देंगे? क्या आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे? आरव मुस्कुराया, बनी के सिर पर हाथ फेरा। हाँ, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी मां को फिर से रोने नहीं दूंगा। मैं तुम दोनों के साथ रहूंगा। वो बनी को बताना चाहता था कि वो उसका पिता है, लेकिन उसने सोचा कि ये सही समय नहीं है। उसे सारी परेशानियों को हल करना था, सारे कांटे साफ करने थे, ताकि वो मां बेटे को सम्मान से घर ला सके। हालांकि उनकी बातचीत, मीरा का अधूरा कबूलनामा और वो भावुक आलिंगन, सब कुछ किसी ने देख लिया था। रिया मल्होत्रा आरव से संपर्क न कर पाने के बाद अनुमान लगा लिया था कि वो फिर से मीरा के पास गया है। वो कार से आई और दूर से सब कुछ देखा। ईर्ष्या और गुस्सा भड़क उठा। वो हार स्वीकार नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि वो अब आरव को नहीं बदल सकती, इसलिए उसने अपना आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। एक सबसे क्रूर हमला जो सीधे आरव और मीरा दोनों की कमजोरी बनी पर निशाना साधता। मीरा, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, तो मैं तुम्हारी सबसे कीमती चीज को नष्ट कर दूंगी। रिया ने दांत पीसे, फोन उठाया और पिछले फोटोग्राफर को फोन किया। वो जानती थी कि एक बार जब बच्चे को सबसे नंगे तरीके से तूफान के केंद्र में घसीटा जाएगा, तो मीरा के पास आरव के साथ रहने की हिम्मत नहीं बचेगी। आरव से बात करने की रात के बाद मीरा को बहुत राहत महसूस हुई। उसने उस पर विश्वास करने, रुकने और हर चीज का सामना करने का फैसला किया। उसने ट्रेन का टिकट रद्द कर दिया, अपनी जिंदगी को फिर से व्यवस्थित किया। आरव ने भी अपना वादा निभाया। उसने विक्रम सिंह पर 24/7 नजर रखने के लिए लोगों को लगा दिया, जिससे वो कोई भी लापरवाह हरकत करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने ग्रुप में रोहन कपूर के गलत कामों के सबूत भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर आता दिख रहा था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि सबसे बड़ा तूफान अभी आना बाकी था। रिया मल्होत्रा आरव और मीरा को अलग न कर पाने के बाद अपनी क्रूर योजना को अंजाम देने का फैसला किया। उसने एक गंदे मीडिया समूह को बनी के स्कूल, उसकी दिनचर्या के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जो लोग पैसे और व्यूज के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। एक सुबह जब मीरा बनी को स्कूल छोड़ने गई, तो उसे पता नहीं चला कि स्कूल गेट के सामने के कोनों में कुछ कैमरे छिपाए गए थे। जब बनी यार्ड में अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी खेल रहा था, तो वो लेंस सीधे उस पर केंद्रित थे। कुछ घंटों बाद इंटरनेट पर एक चौंकाने वाले शीर्षक के साथ एक वीडियो सामने आया। अरबपति आरव शर्मा के परिवार में घुसपैठ करने वाली दूसरी औरत के बेटे का क्लोजअप। क्या यह बच्चा सच में एक अमीर का बेटा है या सिर्फ जिंदगी बदलने का एक जरिया? वीडियो में बनी का चेहरा बहुत साफ दिखाया गया था। उन्होंने जानबूझकर कुछ पड़ोसियों, जिनमें कमला मौसी भी शामिल थीं, के साथ अस्पष्ट साक्षात्कार के अंश जोड़े ताकि ये गलत कहानी बनाई जा सके। मैंने तो सिर्फ अफवाहें सुनी है। सच क्या है कौन जानता है। उसे दुखी देखकर दुख होता है, लेकिन पुरुषों और महिलाओं के बीच के मामले जटिल होते हैं। सुना है कि बच्चा उस अरबपति जैसा ही दिखता है। कमला मौसी के बेमतलब के शब्द संपादन के बाद एक दुर्भावनापूर्ण पुष्टि बन गए थे। वीडियो तेजी से फैल गया। लोगों ने एक 4 साल के बच्चे पर टिप्पणी करना, फैसला सुनाना शुरू कर दिया। कुछ पिता की पहचान को लेकर उत्सुक थे, कुछ ने कड़वे शब्द कहे, कहा कि जैसा पेड़ वैसा फल। मां अच्छी नहीं तो बेटा भी अच्छा नहीं होगा। वीडियो देखकर मीरा पूरी तरह से टूट गई। वो कांपने लगी। फोन उसके हाथ से गिरकर टूट गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लोग इतने बेरहम हो सकते हैं, एक निर्दोष बच्चे को गपशप और फैसले का विषय बना सकते हैं।
वो स्कूल की ओर भागी, बनी को गले लगा लिया, जैसे उसे डर हो कि कोई उसके बच्चे को छीन लेगा। बनी हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मां, तुम क्यों रो रही हो? क्या बनी ने फिर कुछ गलत किया है? नहीं, तुम गलत नहीं हो, गलती मेरी है, सब मेरी गलती है। वो सिसकने लगी, अपने बेटे को गले लगा लिया। खबर जल्दी ही आरव तक पहुंच गई। उसने वीडियो देखा, गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा, उसकी आंखें लाल हो गईं। वो जानता था कि रिया और रोहन के अलावा कोई भी इतना घिनौना काम नहीं कर सकता। उसने तुरंत ग्रुप की कानूनी टीम को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वो एक मुख्यधारा की मीडिया चैनल पर दिखाई दिया। एक मजबूत घोषणा की। मैं आरव शर्मा हूं। पिछले कुछ दिनों से मेरी निजी जिंदगी के बारे में बहुत सारी गलत जानकारी फैलाई जा रही है। मैं अपने खिलाफ अफवाहों को नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन आज उन्होंने हद पार कर दी है। उन्होंने एक बच्चे की निजता और सम्मान का गंभीर रूप से उल्लंघन किया है। वो बच्चा पूरी तरह से निर्दोष है। मैं सभी वेबसाइटों, मीडिया चैनलों से अनुरोध करता हूं कि वे तुरंत बच्चे से संबंधित सभी छवियों, वीडियो और जानकारी को हटा दें। कोई भी व्यक्ति या संगठन जो इसे फैलाना जारी रखेगा, हम उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करेंगे। आरव की मजबूत घोषणा ने जनमत को कुछ हद तक शांत कर दिया, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका था। वो जानता था कि मीरा का वर्तमान निवास अब सुरक्षित नहीं है। वो मां बेटे को एक अलग उच्च सुरक्षा वाले अपार्टमेंट में ले गया। नए अपार्टमेंट में मीरा सिर्फ चुपचाप अपने बेटे को कसकर पकड़े बैठी रही। वो रो नहीं रही थी, लेकिन उसके चेहरे की शून्यता आंसुओं से ज्यादा डरावनी थी। आरव दर्द से उसके पास बैठ गया। मुझे माफ कर दो, मैंने ये अनुमान नहीं लगाया था कि वे इतने घटिया हो सकते हैं। मीरा ने उसे नहीं देखा, वो सिर्फ अपने बेटे से फुसफुसाई। बनी, हम फिर से घर बदल रहे हैं, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? बनी ने सिर हिलाया। उसने अपनी मां को देखा और फिर आरव को। उसकी साफ आंखों में आंसू थे। उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने दोनों बड़ों को चुप करा दिया। मां, अंकल, क्या अगर मेरे पापा होते तो लोग मां पर नहीं हंसते, मुझे नहीं चिढ़ाते? ये सवाल एक चाकू की तरह दोनों के दिलों में चुभ गया। इसने एक बच्चे की सभी दर्द, सभी छिपी हुई इच्छाओं को उजागर कर दिया, जो पिता के प्यार से वंचित था। आरव अब और खुद को रोक नहीं सका। उसने बनी को, मीरा को अपनी बाहों में ले लिया। वो जानता था कि अब समय आ गया है कि वो अपने बेटे को एक जवाब दे, एक असली पहचान। वीडियो के फैलने के बाद जिस कॉम्प्लेक्स में मीरा रहती थी, वहां फिर से हंगामा हो गया। कमला मौसी अनजाने में प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि उनके शब्द क्लिप में डाले गए थे। शुरू में वो थोड़ा खुश थीं कि उन्हें इतना ध्यान मिल रहा है, लेकिन जब उन्होंने संपादित वीडियो को ध्यान से देखा, बनी पर निशाना साधते हुए जहरीली टिप्पणियों को सुना, तो वो असहज और दोषी महसूस करने लगी। मैंने तो सिर्फ एक वाक्य कहा था, उन्होंने ऐसा क्यों दिखाया जैसे मैं पुष्टि कर रही हूं? बेचारा बच्चा, उसकी क्या गलती है? इतना सुंदर, विनम्र, शिष्ट, हर बार गुजरते समय सिर झुकाकर नमस्ते करता था। कमला मौसी अपनी चाय की दुकान पर बैठी थी। उनका मन बेचैन था। कुछ दिनों से मीरा और उसकी बेटी को न देखकर उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा था। उन्हें वे पल याद आए जब मीरा चुपचाप उनके लिए दर्द निवारक तेल की शीशी खरीद लाती थी। उन्हें बनी की साफ मुस्कान भी याद आई। उन्होंने महसूस किया कि उनकी जिज्ञासा और गपशप की आदत ने अनजाने में बुरे लोगों को, कमजोर लोगों को नुकसान पहुंचाने में मदद की थी। एक दोपहर कुछ अजनबी लोग उनकी चाय की दुकान पर आए। अच्छे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनकी नजरें अच्छी नहीं थीं। उन्होंने खुद को एक मीडिया कंपनी का आदमी बताया। नमस्ते आंटी, हम आपसे मीरा के बारे में कुछ और बातें पूछना चाहते हैं। सुना है कि उसके कई लोगों के साथ गलत संबंध हैं और वो अपने बेटे का इस्तेमाल अमीर लोगों से पैसे ऐंठने के लिए भी करती है। आप पड़ोसी हैं, आप जरूर जानती होंगी। आप हमें सब कुछ बता दीजिए। हम आपको निराश नहीं करेंगे। उस आदमी ने मेज पर एक मोटा लिफाफा रख दिया। कमला मौसी ने लिफाफे को देखा और फिर सामने वाले लोगों को। वो तुरंत समझ गई
ये वही लोग थे जो उस वीडियो के पीछे थे। वे उन्हें खरीदना चाहते थे कि वो मीरा के बारे में और बुरी कहानियां गढ़ें। उनके अंदर का गुस्सा और दया जाग उठी। उन्होंने मेज पर हाथ मारा और खड़ी हो गई। तुम लोग चुप हो जाओ। तुमसे किसने कहा कि मीरा ऐसी है? मैं यहां हर दिन मां बेटे को दाल रोटी खाते देखती हूं। बनी इतना विनम्र है। क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं जो तुम एक अकेली मां और एक निर्दोष बच्चे के बारे में बुरा भला कह रहे हो? क्या तुम लोग इंसान भी हो? कमला मौसी की तीखी प्रतिक्रिया ने उन लोगों को चौंका दिया। आंटी, आप क्या कह रही हैं? क्या आपको पैसे नहीं चाहिए? पैसे? तुम्हारे पैसे पाप के पैसे हैं। मुझे नहीं चाहिए। तुम लोग यहां से दफा हो जाओ, वरना मैं चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को बुला लूंगी और वे तुम्हारी खबर लेंगे। उनकी दृढ़ता देखकर और हंगामा होने के डर से वे लोग अनिच्छा से लिफाफा वापस लेकर चले गए। उनके जाने के बाद कमला मौसी अभी भी गुस्से से कांप रही थीं। उन्हें लगा कि उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए। उन्हें 5 साल पहले की एक घटना याद आई। उन्होंने आरव को ढूंढने का फैसला किया। एक परिचित ग्राहक के माध्यम से जो बिजनेस की दुनिया में था, उन्होंने शर्मा ग्रुप का पता पूछा। उन्होंने अपनी दुकान बंद की और उस गगनचुंबी इमारत तक बस से गईं। गार्ड द्वारा रोके जाने पर उन्होंने सीईओ आरव शर्मा से मिलने की जिद की। कृपया मुझे आरव जी से मिलने दें। मेरे पास मीरा के बारे में बहुत जरूरी बात है जो मुझे सीधे उनसे कहनी है। उनकी तत्परता देखकर और मीरा का नाम सुनकर सचिव ने आरव को सूचित किया। वो उनसे मिलने के लिए तैयार हो गए। शानदार ऑफिस में कमला मौसी थोड़ी घबराई, लेकिन जल्दी ही शांत हो गईं। नमस्ते आंटी, बैठिए। आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? आरव बेटा, मैं यहां माफी मांगने आई हूं। मेरा इरादा वीडियो में वे बातें कहने का नहीं था। उन्होंने उसे संपादित किया और कहानियां गढ़ी। बेचारी मीरा और उसका बेटा। मैं समझता हूं, मैं आपको दोष नहीं देता। धन्यवाद बेटा, लेकिन मैं यहां एक और बात कहने आई हूं। ये बात मैंने 5 साल पहले देखी थी, लेकिन उस समय मैंने सोचा कि ये उनका निजी मामला है, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया, उस दिन उन्होंने एक बहुत ही शानदार महिला को एक महंगी कार से आते देखा, जो गली के कोने पर मीरा से मिली। दोनों ने कुछ बात की जो साफ नहीं थी, लेकिन उस महिला के जाने के बाद उन्होंने मीरा को अकेले बहुत देर तक रोते देखा। उसी रात मीरा ने अपना सामान पैक किया और चुपचाप चली गई। मैं नहीं जानती कि वो महिला कौन थी, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि वो बहुत शाही लग रही थी, लेकिन उनका चेहरा बहुत ठंडा था। कमला मौसी की कहानी आखिरी पहेली के टुकड़े की तरह थी, जिसने आरव की कल्पना की तस्वीर को पूरा कर दिया। उसने उन्हें अपनी मां की एक तस्वीर दिखाई। क्या ये वही महिला थी? आंटी, हाँ, यही थी। कमला मौसी ने पुष्टि की। आरव चुप हो गया। सब कुछ बहुत साफ था। उसकी मां ही सबके पीछे थी। उसने कमला मौसी को धन्यवाद दिया और उन्हें घर भिजवा दिया। वो ऑफिस में अकेला बैठा रहा। उसका मन उथल पुथल में था। वो विश्वास नहीं करना चाहता था कि उसकी मां ऐसा कुछ कर सकती हैं, लेकिन सबूत और गवाह उसके सामने थे। वो जानता था कि अब सच का सामना करने का समय आ गया है, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। कमला मौसी को खरीदने में नाकाम रहने और आरव द्वारा सार्वजनिक रूप से चेतावनी दिए जाने के बाद रोहन कपूर और रिया मल्होत्रा ने महसूस किया कि उन्हें एक और निर्णायक वार की जरूरत है। उन्होंने दोनों ग्रुप के बीच रणनीतिक सहयोग की घोषणा के लिए आयोजित समारोह का इस्तेमाल एक बड़ा नाटक बनाने के लिए करने का फैसला किया। ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जिसमें प्रेस और व्यापार जगत की बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। रोहन और रिया ने जानबूझकर इसे एक पूरी तरह से सगाई समारोह जैसा दिखने की व्यवस्था की। उन्होंने जगह को एक शादी की पार्टी की तरह शानदार ढंग से सजाया और रिया ने एक शुद्ध सफेद शाम का गाउन चुना। सुनीता शर्मा रोहन द्वारा ये समझाने के बाद कि ये परिवार की इज्जत बचाने और आरव को मीरा से दूर खींचने का एकमात्र तरीका है, अपने बेटे पर समारोह में शामिल होने के लिए दबाव डालने के लिए सहमत हो गई। आरव, तुम्हें इस कार्यक्रम में आना होगा और रिया के साथ दिखना होगा। ये अब तुम्हारा निजी मामला नहीं है, बल्कि पूरे परिवार का चेहरा है। अगर तुम नहीं आओगे तो शेयर धारक सारा विश्वास खो देंगे। मां,
क्या आप चाहती हैं कि मैं एक नाटक करूं? मुझे परवाह नहीं है। तुम्हें वहां होना होगा। आरव जानता था कि वो मना नहीं कर सकता। अगर वो अनुपस्थित रहा तो रोहन के पास बोर्ड के सामने उस पर हमला करने का बहाना होगा। उसने जाने का फैसला किया, लेकिन नाटक करने के लिए नहीं, बल्कि सब कुछ एक बार और हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। आरव और रिया की सगाई की खबर मीडिया में व्यापक रूप से फैल गई। मीरा सुरक्षित अपार्टमेंट में होने के बावजूद इसे पढ़ लिया। उसका दिल भारी हो गया। भले ही आरव ने वादा किया था, वो उस दबाव को समझती थी जिसका वो सामना कर रहा था। वो उसके पूरे परिवार और करियर के खिलाफ खड़े होने का कारण नहीं बनना चाहती थी। उसने सोचा कि शायद सबसे अच्छा तरीका यह है कि वो चली जाए। उसने बनी को उठाया। बनी, चलो यहां से चलते हैं। हम अंकल आरव को और परेशान नहीं करेंगे। उसने सुरक्षित अपार्टमेंट छोड़ने, छिपने के लिए कोई और जगह खोजने का फैसला किया, ताकि आरव अपनी समस्याओं को पूरी तरह से हल कर सके। इवेंट सेंटर में माहौल बहुत जीवंत था। रिया सफेद ड्रेस में रोहन के बगल में मंच पर खड़ी थी, बधाई स्वीकार कर रही थी। आरव आया। उसने एक स्टाइलिश काला सूट पहना था, लेकिन उसका चेहरा ठंडा था। वो सीधे मंच पर गया। कार्यक्रम के एमसी ने अपनी आवाज उठाई। और अब कृपया हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। सीईओ आरव शर्मा कुछ शब्द कहेंगे और आधिकारिक तौर पर अपनी खुशखबरी की घोषणा करेंगे। सभी लाइटें आरव पर केंद्रित हो गईं। रिया मुस्कुराई, उसका हाथ पकड़ने के लिए बढ़ी, लेकिन आरव एक कदम पीछे हट गया। उसने माइक्रोफोन लिया। उसकी आवाज साफ और गूंजने वाली थी। आज सहयोग की घोषणा समारोह में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हालांकि मुझे कुछ जानकारी सही करनी है। आज का समारोह सिर्फ काम के लिए है, कोई सगाई समारोह नहीं है। पूरा हॉल आश्चर्य से भर गया। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। रोहन स्तब्ध था। जिस महिला से मैं प्यार करता हूं, जिससे मैं शादी करना चाहता हूं, वो सिर्फ एक है, और वो रिया मल्होत्रा नहीं है। आरव की घोषणा एक बम की तरह थी। रिया खड़ी नहीं रह सकी, अपमानित महसूस कर रही थी। स्थिति को गलत होते देख रोहन ने तुरंत कार्रवाई की। उसने बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया। आरव भाई, मैं जानता हूं कि आप दबाव में हैं, लेकिन आप एक अयोग्य महिला के लिए सब कुछ इस तरह से नकार नहीं सकते। सब लोग देखिए, ये उसका असली चेहरा है। वीडियो में विक्रम सिंह एक सूटकेस पैसे का मीरा जैसी दिखने वाली एक लड़की को दे रहा था। विक्रम की आवाज गूंजी, ये 5 करोड़ है, इसे लो और मोरे मालिक की जिंदगी से गायब हो जाओ। फिर वीडियो मीरा के रोते हुए दृश्य पर चला गया, जैसे वो पैसे लेने के लिए दुखी हो। रोहन ने आगे कहा। उसकी आवाज झूठी हमदर्दी से भरी थी। देवियों और सज्जनों, यह सबूत है कि सालों पहले मीरा ने मेरे भाई को छोड़ने के लिए पैसे लिए थे। अब वो पैसे के लिए ही वापस आई है। क्या ऐसा कोई आरव भाई के प्यार के लायक है? सब कुछ चरम पर पहुंच गया। शेयरधारकों, मेहमानों, सभी ने आरव को दया भरी नजरों से देखा। श्रीमती लोन नीचे खड़ी थीं, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। वो जानती थीं कि वीडियो झूठा है, क्योंकि उन्होंने ही पैसे दिए थे और मीरा ने नहीं लिए थे, लेकिन वो नहीं जानती थीं कि कैसे समझाएं। सब कुछ आरव के खिलाफ था। वो जैसे एक कोने में धकेल दिया गया था। पूरा हॉल तनावपूर्ण चुप्पी में डूब गया। रोहन की वीडियो के बाद सभी की आंखें आरव पर थीं, उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थीं। रिया शर्मिंदा होने के बावजूद पीड़ित की भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। आरव अजीब तरह से शांत रहा। उसने रोहन को देखा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। रोहन कपूर, तुम्हारा नाटक बहुत अच्छा है। विक्रम सिंह का अभिनय भी बुरा नहीं है, लेकिन अफसोस, सच सिर्फ एक ही होता है। ये कहकर उसने अपने सहायक को इशारा किया। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरे हॉल में गूंजने लगी। ये एक पुराने फोन से थी, जिसमें बहुत शोर था, लेकिन आवाज अभी भी बहुत साफ थी। ये 5 साल पहले मीरा और सुनीता शर्मा के बीच की बातचीत थी। इसमें 5 करोड़ हैं, जो तुम्हारे और तुम्हारे पेट में बच्चे के लिए पूरी जिंदगी आराम से जीने के लिए काफी है। इसे लो। आप मुझे अपना ही खून बेचने के लिए मजबूर कर रही हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आरव और मेरा बेटा चाहिए। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं हर तरह से आरव को यह विश्वास दिला दूंगी कि तुम पैसे की भूखी हो। मैं उसका करियर बर्बाद कर दूंगी।
मत करो, उसे नुकसान मत पहुंचाओ। मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं पैसे नहीं लूंगी। मैं अपने बेटे को नहीं बेचूंगी। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। एक घातक चुप्पी छोड़ गई। सब स्तब्ध थे। सच रोहन के कही से बिल्कुल उल्टा था। मीरा ने कोई पैसा नहीं लिया था। उसे जाने के लिए मजबूर किया गया था, आरव की भविष्य की रक्षा के लिए। श्रीमती लॉन खड़ी नहीं रह सकी। उन्हें एक कुर्सी का सहारा लेना पड़ा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो बातचीत रिकॉर्ड की गई होगी। रोहन और रिया के चेहरे सफेद पड़ गए थे। ये रिकॉर्डिंग मीरा के एक पुराने फोन से ली गई थी। उस साल उसने अनजाने में रिकॉर्ड बटन दबा दिया था। ये 5 साल तक एक पुराने बैग में पड़ा रहा। यही सच है, आरव ने आगे कहा। उसने एक और वीडियो दिखाया। इस बार ये सुरक्षा कैमरे का वीडियो था, जिसमें रोहन विक्रम सिंह से मिल रहा था और उसे पैसे दे रहा था। और ये सबूत है कि रोहन ने ही विक्रम को ब्लैकमेल करने और मुझे फंसाने और मीरा को बदनाम करने के लिए, झूठे सबूत बनाने के लिए काम पर रखा था। वो ग्रुप में मेरी जगह लेना चाहता था। सब कुछ बहुत साफ था। रोहन के पास इनकार करने का कोई रास्ता नहीं था। शेयरधारकों ने उसे तिरस्कार और गुस्से से देखा। वो पीछे हटा, भागने की कोशिश की, लेकिन गार्डों ने उसे पकड़ लिया। सब कुछ यहीं खत्म होता है, आरव ने कहा। फिर वो मंच से नीचे उतरा, सीधे बाहर चला गया, पीछे की अराजकता की परवाह किए बिना। वो जानता था कि मीरा अपार्टमेंट छोड़ चुकी है। उसे ढूंढना था। वो बिना किसी मंजिल की गाड़ी चलाता रहा। उसके नंबर पर फोन किया, लेकिन नहीं लगा। वो उन जगहों पर गया जहां वो हो सकती थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आखिरकार उसे वो फुटपाथ का कोना याद आया, जहां वो पहली बार मां बेटे से मिला था। वो वहां गाड़ी चलाकर गया और उसने उसे देख लिया। वो वहां बैठी थी, बनी को गोद में लिए हुए, ठीक पहली रात की तरह। उसका दिल बैठ गया। वो उसके पास गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मीरा ने ऊपर देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। तुम यहां क्यों हो? सगाई? कोई सगाई नहीं हुई। सब कुछ खत्म हो गया है। सच सामने आ गया है। तुम्हें बरी कर दिया गया है। उसने उसे घटना का वीडियो दिखाया। मीरा ने देखकर रोना शुरू कर दिया। जो अन्याय और दुख उसने सालों तक सहे थे, वे आखिरकार धुल गए। आरव ने उसे देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, पछतावे से भरी थी। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक ये सब अकेले सहने दिया। मुझे माफ कर दो, उसने कहा और अपना सिर उसकी गोद में रख दिया, जैसे एक बच्चा जिसे सहारा मिल गया हो। मीरा ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। दोनों के आंसू मिल गए, नमकीन लेकिन मुक्ति से भरे। बनी ने दोनों को देखा और फिर उसने भी अपनी छोटी बाहों से दोनों को गले लगा लिया। एक परिवार इतने तूफानों के बाद आखिरकार फिर से मिल गया था। जब सारा सच सामने आ गया तो संबंधित लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव आए। रोहन कपूर को ग्रुप से सभी पदों से हटा दिया गया और उसे मानहानि और उपद्रव के लिए कानूनी जांच का सामना करना पड़ा। रिया मल्होत्रा भी शर्मिंदगी में चली गई। उसका करियर और प्रतिष्ठा लगभग बर्बाद हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका शायद सुनीता शर्मा को लगा था। उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। किसी से नहीं मिलना चाहती थीं। पछतावा और अपराधबोध उन्हें सता रहा था। उन्होंने ना सिर्फ अपनी बेटी की खुशी को लगभग बर्बाद कर दिया था, बल्कि अपने ही पोते को भी छोड़ दिया था। उसी समय आरव एक टेस्ट रिपोर्ट घर लाया। डीएनए टेस्ट का नतीजा उम्मीद के मुताबिक था। 99% पुष्टि हुई कि बनी उसका ही बेटा है। भले ही वो पहले से जानता था, लेकिन रिपोर्ट हाथ में लेकर आरव भावुक हुए बिना नहीं रह सका। वो आधिकारिक तौर पर पिता बन गया था। उसने रिपोर्ट मीरा को दिखाई। वो मुस्कुराई, एक राहत और सच्ची खुशी की मुस्कान। अब से मैं तुम्हें और बेटे को कोई और दुख नहीं सहने दूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। आखिरकार श्रीमती लोन ने सामना करने का फैसला किया। वो उस अपार्टमेंट में गई जहां मीरा और उसका बेटा रह रहे थे। उसके सामने खड़ी वो महिला जो हमेशा घमंडी, शाही थी, अब थकी हारी और कमजोर लग रही थी। मां, नहीं,
आंटी, मैं तुम दोनों से माफी मांगने आई हूं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कांप रही थी। सब मेरी गलती थी। मेरे स्वार्थ, मेरे गलत पूर्वाग्रहों के कारण मैंने तुम लोगों को बहुत दुख दिया है। क्या मैं अपनी पोते को एक बार देख सकती हूं? मीरा थोड़ी देर चुप रही। उसके दिल का घाव कुछ शब्दों से नहीं भर सकता था, लेकिन श्रीमती लून की आंखों में सच्चा पछतावा देखकर और बनी के बारे में सोचकर वो जानती थी कि उसे अतीत को शांति से सोने का मौका देना चाहिए। उसने बनी को बुलाया। बनी, आओ, दादी को नमस्ते करो। बनी हैरान था, लेकिन विनम्रता से बाहर आया। उसने श्रीमती लून को देखा और सिर झुकाया। नमस्ते दादी। बनी के मुंह से दादी सुनकर श्रीमती लोन फूट फूट कर रोने लगी। वो घुटनों के बल बैठ गईं और बनी को अपनी बाहों में भर लिया। दादी को माफ कर दो, दादी को माफ कर दो बनी। मीरा ने मुंह फेर लिया, धीरे से अपने आंसू पोंछे। उसने तुरंत माफ करने की बात नहीं की। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, एक मां का घाव कुछ आंसुओं से नहीं भरता, लेकिन बनी के लिए मैं कोशिश करूंगी। श्रीमती लोन समझ गईं। वो जानती थीं कि उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए समय और कार्रवाई की जरूरत है। उस शाम छोटे से 3 लोगों के परिवार ने पहली बार एक साथ पूरा भोजन किया। आरव ने बनी को खाना परोसा। मीरा पिता पुत्र को देखकर मुस्कुरा रही थी। माहौल गर्म और शांतिपूर्ण था। बनी ने खाना खत्म किया। उसने आरव को बहुत देर तक देखा। उसने अपनी मां को सब कुछ समझाते हुए सुना था। वो जानता था कि ये सुंदर, दयालु आदमी उसका पिता है। पापा, बनी ने फुसफुसाया। उसकी आवाज थोड़ी शर्मीली थी। आरव और मीरा चौंक गए और बच्चे को देखने लगे। तुमने अभी क्या कहा? पापा। इस बार बनी ने जोर से और साफ कहा। उसने सीधे आरव को देखा। उसकी साफ आंखों में एक पूर्ण खुशी और विश्वास की चमक थी। पापा, क्या अब आप मां को सड़क पर सोने देंगे? अपने बेटे के मासूम सवाल ने आरव को रुला दिया। उसने बनी को गले लगाया और उसके माथे पर चूमा। कभी नहीं। पापा वादा करते हैं कि अब से हमारा घर हमेशा सबसे गर्म जगह होगा। किसी को भी सड़क पर नहीं सोना पड़ेगा, कभी नहीं। मीरा पिता पुत्र को देखकर मुस्कुराई। खुशी के आंसू बह रहे थे। बनी के पहले पापा कहने ने सारे घाव भर दिए, सारी टूट फूट को जोड़ दिया। ये उनके परिवार की एक नए अध्याय, एक सच्ची खुशी के अध्याय की शुरुआत थी। उनकी जिंदगी को आखिरकार शांति मिल गई। लेकिन आरव ने मीरा और अपने बेटे को तुरंत शानदार बंगले में नहीं ले जाया। वो समझता था कि इतने सारे दुखों के बाद उन्हें भौतिक चीजों की नहीं, बल्कि उपचार और एक सार्थक जीवन की जरूरत थी। उसने और मीरा ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का एक हिस्सा एक छोटी सी चैरिटी रसोई खोलने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसका नाम बन्नी की रसोई रखा। रसोई न सिर्फ मुफ्त भोजन देती थी, बल्कि ये एक ऐसी जगह भी थी जहां जरूरतमंद लोग आकर एक गर्म भोजन कर सकते थे, अपनी कहानियां साझा कर सकते थे, बिना किसी के तिरस्कार या फैसले के। मीरा ने स्वादिष्ट व्यंजन बनाने, गर्म भोजन परोसने में अपनी खुशी और आत्मविश्वास फिर से पा लिया। उसकी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल हो गई। आरव ग्रुप में काम में व्यस्त होने के बावजूद हर दोपहर उसकी मदद करने के लिए समय निकालता था। वो अब एक दूर का अरबपति नहीं था, बल्कि एक साधारण आदमी था जो एप्रन पहनकर चावल परोसता और बर्तन धोता था। उस छवि ने मीरा के दिल को बहुत गर्म कर दिया। सबसे आश्चर्यजनक बात सुनीता शर्मा का बदलाव था। वो अब महंगी सिल्क साड़ियां नहीं पहनती थीं, बल्कि साधारण कपड़े पहनती थीं। हर दिन वो भी चुपचाप रसोई में आती थीं, एक शब्द कहे बिना, सिर्फ चुपचाप सब्जियां काटती, हर खाने का डिब्बा धोती थीं। ये उनकी गलती सुधारने का तरीका था। शुरू में मीरा थोड़ी असहज थी, लेकिन धीरे धीरे उसने उनकी ईमानदारी को महसूस किया। सास और बहू के बीच का रिश्ता भले ही तुरंत घनिष्ठ नहीं हुआ, अब पहले की तरह ठंडा नहीं था। कमला मौसी भी रसोई की नियमित ग्राहक बन गई। वो गपशप के लिए नहीं, बल्कि मदद करने के लिए आती थीं। अपनी दुकान पर चाय बेचते हुए वो मदद करने के लिए इधर उधर भागती थीं। देखो,
मैंने अपनी पूरी जिंदगी गपशप की है, इतने सारे नाटक देखे हैं। आज मैंने ये कहानी देखी जो सबसे ज्यादा कहने लायक है, सबसे अच्छी है। आरव और मीरा के परिवार को देखकर दिल खुश हो जाता है। एक खूबसूरत दिन आरव और मीरा ने चैरिटी रसोई के आंगन में एक छोटी, आरामदायक शादी की। मेहमान, कर्मचारी, करीबी दोस्त और वे गरीब मजदूर थे जिनकी उन्होंने मदद की थी। कोई सुपर कार नहीं, कोई हीरे नहीं, सिर्फ ईमानदार मुस्कान और साधारण आशीर्वाद। बनी एक छोटे से सुंदर सूट में शादी का गुलदस्ता लेकर आगे दौड़ रहा था। उसके मुंह पर एक साफ मुस्कान थी। वो डरपोक, डरा हुआ बच्चा नहीं था। उसके पास एक पिता था, एक दादी थी, एक पूरा परिवार था। कहानी एक शांतिपूर्ण शाम के साथ समाप्त होती है। 3 लोगों का पूरा परिवार श्रीमती लोन के साथ एक कर्म भोजन की मेज के चारों ओर बैठा है। किसी को भी अब जनमत की चिंता नहीं है, किसी को भी अब ठंडे फुटपाथ पर नहीं सोना पड़ता। गर्म पीली रोशनी नीचे चमक रही है, खुश मुस्कानों को रोशन कर रही है। उन्होंने एक लंबा कांटों भरा रास्ता तय किया था, लेकिन आखिरकार उन्होंने समझ लिया था कि खुशी संपत्ति या पद में नहीं है। ये समझ, क्षमा और पूरे दिल से प्यार को फिर से चुनने के साहस और एक परिवार के भोजन से आती है। भले ही साधारण हो, लेकिन ये फिर कभी ठंडा नहीं होगा। आप सब कहां-कहां से हमारे साथ जुड़े हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें जरूर दें। मेरी दिल से दुआ है कि आप जहां भी रहें, हमेशा सलामत और खुश रहें। ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी या कोई अनुभव है जिसे आप सबके साथ बांटना चाहते हैं, तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। हमें आपकी कहानियां पढ़ने का इंतजार रहेगा।